हाँ तो भाई कैसे हो सभी लोग। और इतिहास हम पढ़ रहे थे, राजस्थान हिस्ट्री। उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन लिया था किसका, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो एक बार के लिए जो पिछली क्लास में देखा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, एक टाइम पीरियड लगभग लेके चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के रूलर को इसका टाइम पीरियड कह दिया। जैसे कि प्राचीन इतिहास किसको मानते हैं, भारत के रिगार्डिंग जो हिंदू रूलर्स थे, अशोक हो गया है ना, चंद्रगुप्त हो गए, ऐसे जो राजा रहे थे उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एंसेंट हिस्ट्री कह दिया। फिर उसके बाद में जो तुर्क आए थे, उसके बाद में ये मुगल आए थे, ये सब का टाइम पीरियड यानी कि मुस्लिम रूलर्स का टाइम पीरियड हमने क्या बोला था कि मिडाइवल हिस्ट्री है। और मॉडर्न किसको माना गया, जिसमें अंग्रेजों ने हम पे राज किया, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे देश को लूटने की पूरी पूरी वो कर दी। तो उस टाइम पीरियड को क्या बोल देते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए आज का जो टाइम पीरियड है वो तो वर्तमान है, लेकिन किसी न किसी टाइम के बाद में, जैसे 2025 चल रहा है, 2030 3025 मान लो, उस तक आते आते इसको मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं। और ज्यादा टाइम पीरियड निकल जाएगा, यही मिडाइवल बन जाएगा आज की 2025। फिर इसके बाद में किसी टाइम पे ये प्राचीन इतिहास बन जाएगा। तो ऐसे करके इतिहास का जो पन्ने होते हैं वो पलटते जाते हैं, नए इतिहास जुड़ते जाते हैं, और जो प्रेजेंट डे होता है वो पुराने से पुराना होता जाता है। तो राजस्थान के रेफरेंस में हमने क्या देखा, हमने जब स्टार्ट करी है मॉडर्न हिस्ट्री, तो हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। जब एंशिएंट पढ़ेंगे तब एंशिएंट की बात करेंगे। तो अभी के लिए मॉडर्न के अंदर मैं क्या बता रहा था आपको, मुगलों का हो रहा था पतन। मुगलों के पतन के साथ ही साथ में दो जो पावर है वो बढ़ रही थी। एक तो ब्रिटिशर्स है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं कहने को तो, लेकिन वो जहाँ पे मौका मिल रहा है हर तरीके से, चाहे से फूट डाल के राज करना हो, चाहे से बेवकूफ बना के चीजें हथियाला एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली जो बात होती है, या फिर दूसरी तरफ अगर देखें तो मराठे मराठे भी थे। मराठों का जो क्या बोलते हैं वर्चस्व है वो पीक पे था उस टाइम पे। और उस टाइम पे क्या हुआ कि मराठे लूटपाट करते थे, जहां पे किसी की दो की लड़ाई हो रही है वहां पे दोनों के पास में जाते थे कि भाई अगर तुमको जैसे जयपुर और मेवाड़ के अंदर कोई लड़ाई हो गई तो मराठे किसी न किसी को अप्रोच करेंगे। मेवाड़ को कर लिया मान लेते हैं, उनको बोला कि आप पैसे दे दो हम आपकी तरफ से लड़ लेंगे। मेवाड़ वाले अगर मना कर देंगे तो जयपुर वाले के पास चले जाएंगे, और चलो जिसके साइड से भी लड़े, जैसे मेवाड़ की साइड से लड़े और मेवाड़ जीत गया, फिर बाद में ये मेवाड़ वालों को ही बोलते हैं कि चौथ दो, भाई अगर चौथ नहीं दोगे तो हम आपको लूट लेंगे। तो इनका कोई वो नहीं था कि भाई ये किसी के साथ है, किसी के दोस्त है ना, इनको मतलब है लूटपाट करने से, पैसे कमाने से, बहुत सारा धन इकट्ठा करने से। अब दिख रहा है कि दिल्ली के ऊपर राज किया जा सकता है, मुगल ढीले ढाले पड़ रखे हैं, विलासिता में वो है, चूर है, इनमें कोई स्ट्रेटेजी नहीं है लड़ाई करने के लिए, ना इनकी कोई ढंग की सेना है, ना इनकी कोई सुनता है। भाई सेना छोड़ो, इनकी प्रजा भी इनके ऊपर उपहास करती थी। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने देखा कि हम दिल्ली सल्तनत के ऊपर हमारा वो बिठा दें मेन आदमी, और मराठों को लगा हम इसको हथिया ले। तो इनके दोनों के बीच में चलते थे डिस्प्यूट। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट चलते थे उसका नुकसान राजस्थान को भी होता है, अपने को पता ही है। उसी बीच में हमने ये भी देखा था कि जॉर्ज थॉमस कौन है। जॉर्ज थॉमस जो है आया तो था उधर से, आयरलैंड से इंडिया के अंदर क्या करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ब्रिटिश इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के साथ में मिलके काम करने के लिए, लेकिन इसको नहीं मिला मौका और मराठों ने इसको कर लिया अप्रोच। तो उसके बाद में क्या हुआ, इसने मराठों की साइड से, ये कैसे लड़ता था, बाड़ाइती सेनापति के रूप में, यानी कि इसको पैसे मिलते थे और ये लड़ाई करता था भाई। और इसको मौका मिला राजस्थान की तरफ जाने का, एक बार 2-3 अटैक किए थे, बीकानेर हो गया, जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, ऐसी साइड में इसने अटैक किए। तो अपनी डायरी ये मेंटेन करता था, डायरी के अंदर इसने राजस्थान को क्या बोला, राजपुताना, क्योंकि राजपूतों का ही वहां पे राज था, तो इसने राजपुताना वर्ड मेंशन किया। और इसके एक दोस्त ने, विलियम फ्रैंकलिन, उसने क्या किया, उसने सारी की सारी जो इसकी बातें हैं उसकी जीवनी के अंदर लिख दी, जिसका नाम क्या है, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। तो थॉमस को टॉमस भी बोलते हैं हिंदी में, तो एक ही नाम है ये। तो इसकी जीवनी लिखी थी, जिसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि राजपुताना वर्ड सबसे पहली बार जॉर्ज थॉमस ने यूज किया था। और इसकी बुक कौन है, 1820 ईस्वी के अंदर ये बात पता चली थी। फिर उसके बाद में आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध राजस्थान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने वो भी देखा। क्या अंग्रेज और मराठे लड़ रहे हैं आपस में, 1775 और 1782 तक जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर क्या हुआ, ये लड़ रहे थे साउथ इंडिया की तरफ, राजस्थान को कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी ये युद्ध अनिर्णायक था, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर उसके बाद में 1803 से लेके 1806 की तरफ 6 में
इनकी एक और झड़प होती है, वो होती है नॉर्थ इंडिया की तरफ, यानी कि राजस्थान, दिल्ली, एमपी, इस साइड में। तो इस तरफ अब क्या पढ़ते थे, अलवर और भरतपुर पास में पढ़ते थे। क्योंकि मैंने आपको बताया था मराठे जो है राजस्थान में भी लूटपाट करते थे, चौथ मांगते थे। देखिए मुगलों से ये चौथ लेते थे, अब मुगलों से ये चौथ लेते हैं तो मुगलों के ही अंडर में आता है राजस्थान, तो ये राजस्थान को कहां बख्शेंगे, राजस्थानी इनसे भयंकर परेशान। अलवर और भरतपुर जो है उस बॉर्डर एरिया का सहारा लेना पड़ा किसको, अंग्रेजों को। मराठे तो जा भी नहीं पाए क्योंकि इनको पता है कि अलवर भरतपुर को हमने खूब लूटा है, ये साथ नहीं देंगे। तो नवंबर और सितंबर के महीने में, यानी कि सितंबर के महीने में तो सबसे पहले भरतपुर, ये जरूर याद रखना आप, और अलवर जो है वो 1803 के अंदर नवंबर के अंदर इनके साथ में संधि कर लेता है। इसके साथ में, अंग्रेजों के साथ में। इस संधि के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। तो अलवर जो है एक ऐसी पहली रियासत है, जैसे भरतपुर ने सबसे पहली बार किया इनके साथ में संधि, लेकिन अलवर पहली ऐसी रियासत है जिसने सारी जो जिम्मेदारियां हैं ब्रिटिशर्स को सौंप दी थी अपनी बाहर की। मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। तो जो ब्रिटिशर्स है उनके साथ में संधि कराई, और उस टाइम पे लॉर्ड वेलेस्ली, जो ऊपर ही ऊपर लोगों के पास में आ रहा है ना वर्ड, लॉर्ड वेलेस्ली उस टाइम पे क्या था, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल क्या होता है, पूरे ब्रिटिश इंडिया का जो मेन ब्रिटिशर होता है, में जैसे प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, वैसे ही गवर्नर जनरल होता था। ये कलकत्ता बैठता था क्योंकि इनका मेन व्यापार इधर ही चलता था भाई। फिर उसके बाद में 1803 और 6 के इस दरमियान क्या है, 1803 में हमने संधियां कर ली थी भरतपुर और अलवर की। के बाद में एक और गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम है कॉर्नवालिस, है ना। उसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिर भी ये कॉर्नवालिस जो बोलता है कि यार हमारी मराठों से कोई लड़ाई हो नहीं रही, अभी 1806 के बाद में की बात है ये, मराठों से कोई लड़ाई हो नहीं रही, और राजस्थान वालों को हम संधियां क्यों करें उनके साथ में, क्योंकि हमें वहां पे हमारा टाइम भी देना पड़ेगा, उधर सेना रिक्रूट करनी पड़ेगी, हमारे ब्रिटिशर्स, एक एक ब्रिटिशर उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो जबरदस्ती वहां पे क्यों भेजेंगे। अब मराठों के आतंक तो तभी भी चल रहे थे, 1806 से लेके 1817 के बीच में कोई संधि नहीं हो रही राजस्थान के साथ में, समझना बात को, कोई संधि नहीं हो रही। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मराठे लूटपाट नहीं मचा रहे, मराठे उस टाइम पे भी लूटपाट मचाते थे। अलवर और भरतपुर को छोड़ दो, उसके अलावा सब जगह पे मचाते थे। हमारे राजस्थानी रियासतों ने काफी कांटेक्ट किया अंग्रेजों से, लेकिन कॉर्नवालिस ने क्या किया, कॉर्नवालिस ने साफ मना कर दिया कि भाई मुझे कोई संधियां नहीं करनी है आपके साथ में। ब्रिटिशर्स के पास में इतना टाइम थोड़ी है जो आपको मराठों से बचाते फिरे, जबकि यही ब्रिटिशर्स हैं, जब अलवर भरतपुर की मदद चाहिए थी तब ये हमें कांटेक्ट करते हैं। ऑल्दो हमें भी इनकी जरूरत थी क्योंकि मराठे लूटपाट करते थे, बट 1806 से 1817 इसके बीच क्या, कोई फायदा नहीं है। लेकिन होता क्या है, 1817 और 1818 के अंदर फिर से लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती है। इस बार पूरे राजस्थान के साथ में ही ये संधियां कर लेते हैं अंग्रेज। लेकिन 1817 में यहाँ पे मैंने करौली लिखा ना, इसके अलावा कोटा भी है, एक प्रॉपर लिस्ट मैं आपको बना के दूंगा, कौन सी तो रियासत है उसने कौन से ईयर में संधि करी और उस टाइम पे राजा कौन था। भाई देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट आते तो हैं, लेकिन हम इसलिए हम लिख के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं ऐसी चीज को, इंपॉर्टेंट तो है। फिर उसके बाद में 1818 के अंदर लगभग सारी रियासतें संधियां कर लेती हैं। 1817 में करौली और कोटा करते हैं, और 1818 के अंदर सारी रियासतें कर लेती है, सिर्फ और सिर्फ सिरोही को छोड़कर। क्यों, क्योंकि सिरोही को जोधपुर का या मारवाड़ का जो राजा है मान सिंह, वो क्या बोल देता है, सिरोही तो मेरे ही अंडर में है। बाद में टोड वोड को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई ये जो बोल रहा है ये बात सही थी क्या, ये सिरोही वाले आए हैं 1823 के अंदर संधि करने के लिए, जबकि मान सिंह तो बोल रहा था कि हमारे अंडर में आता है, 1818 में हो गई थी इनसे संधि। तो टोड क्लियर करता है कि नहीं भाई, सिरोही का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे तो चौहानों का राज है, उधर ऊपर राठौड़ों का है, कोई सेंस नहीं है इसकी बात का, जो मान सिंह कह रहा था। तो फिर बाद में ये 1823 के अंदर लास्ट संधि करने वाली रियासत बनती है। उस टाइम पे वो कौन था, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, हमने ये चीज भी देखी थी। और फिर उसके बाद में हमने पॉलिटिकल एजेंट्स देखे, क्या होता है, जैसे ही संधियां हो गई अंग्रेजों ने क्या किया, हर एक रियासत के अंदर अपना एक पॉलिटिकल एजेंट भेज दिया। एक एजेंट भेजा जो पॉलिटिकल बातें करता था, राजनीतिक बातें करता था, जिसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल एजेंट। क्योंकि वह राजस्थान के अंदर रहता है, राजस्थान का रेजिडेंट है, इसलिए उसका नाम रेजिडेंट भी था। वैसा ही एक रेजिडेंट हमने देखा, कर्नल जेम्स टोड, जिसको कहाँ पे भेजा गया है, मेवाड़ के अंदर भेजा गया है भाई, ये मेवाड़ का था। और उसके हमने ये भी देखा कि अंग्रेजों के आने के बाद में
राजस्थान के अंदर लड़ाइयाँ बंद हो गई क्योंकि सेनाएं अंग्रेजों की थी। और अगर जैसे जयपुर और मेवाड़ी मान लो, फिर से इधर दोनों जगह पे अंग्रेज हैं, अंग्रेजों की ही सेना है, लोग हमारे हैं, मतलब मेवाड़ के लोगों को रिक्रूट किया उन्होंने। लेकिन अब अगर जयपुर और मेवाड़ लड़ेगा तो नुकसान किसको है? अंग्रेजों को ही नुकसान है। ऐसा वो चाहते नहीं, टाइम वेस्ट वो चाहते नहीं, पैसों का नुकसान वो चाहते नहीं, है ना, गोला बारूद किसी भी चीज का नुकसान नहीं चाहते। इसलिए लड़ाइयाँ उन्होंने संधियों के मामले ही कि भाई यार तुम लड़ो, इससे अच्छा तो दोस्ती कर लो ना, कैसे न कैसे करके उनको बावड़ा बना देते थे, है ना। तो लड़ाइयाँ होती नहीं थी बढ़िया से। जब लड़ाइयाँ नहीं होती है ना, तब उस टाइम पे आर्ट एंड कल्चर किसी भी एरिया का वो प्रॉस्पर करता है। मनोरंजन, कला हो गई, ये सब चीजें। तो टोड को बढ़िया इंटरेस्ट था। टोड जो है राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर एक्सप्लोर करता था, बड़ी बड़ी जो कहानियां हैं वो सुनता था, महाराणा प्रताप के बारे में, अलग अलग राजा जो है उस टाइम के, है ना। तो युद्ध की बातें ये सुनता था, तो इसको बड़ा इंटरेस्ट आया, इसने हिस्ट्री जाननी स्टार्ट करी, कल्चर जानना स्टार्ट किया। और इस तरीके से यह राजस्थान के अंदर क्या कहलाता है? इतिहास का जनक। राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? टोड। और इसके गुरु का नाम क्या है? यति ज्ञानचंद्र, है ना। और इसको घोड़े वाला बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये घोड़े पे बैठ के मस्त फिरता घूमता था और बढ़िया से इतिहास की जानकारियां लेता था। इसने एक बुक भी लिखी थी एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान। ये भी हमने देखा, हिस्ट्री मतलब होता है उसका मतलब पुरातत्व होता है। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसने इसी बुक का नाम दिया। क्यों? क्योंकि राजस्थान, इसने वर्ड जो यूज किया उसको क्लियरफाई करना था कि भाई तू राजस्थान बोल किसको रहा है। तो इसने बताया कि जो सेंट्रल यानी कि दिल्ली हो गए, एमपी हो गए, यूपी हो गए, वो वाले, और वेस्टर्न वाले जैसे कि राजस्थान, गुजरात हो गया और महाराष्ट्र वाला एरिया भी, उधर जो राजपूत स्टेट्स है ना, उन सबको मैं राजस्थान बोल रहा हूँ। अभी जो एट प्रेजेंट राजस्थान है वो तो जस्ट राजस्थान का एक टुकड़ा है अकॉर्डिंग टू टोड। फिर उसके बाद में इसने एक सेकंड बुक और लिखी थी क्योंकि इसको यहाँ से भेज दिया गया था। ये राजस्थान के गुणगान ज्यादा करता था। अंग्रेजों को लगा कहीं ना कहीं ये भड़काऊ बातें कर देगा और ये हमारे अगेंस्ट विद्रोह कर देंगे, इससे अच्छा टोड को हटा ही दो। तो ये जाते जाते ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया करके एक चीज लिखता है। हमने ये देखा कि 1817 और 18 के बीच में जो संधियां हुई थी उसमें चार्ल्स मेटकॉफ नाम का आदमी था जो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव था, यानी कि प्रतिनिधित्व करता था। और दूसरा दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो भी थी, यानी कि साउथ राजस्थान, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इधर कौन है? जॉन वेलकम का होता है वेलकम, ठीक है। फिर पॉलिटिकल एजेंट को हमने क्या बोला था? रेजिडेंट होता है, इसके बारे में समझा। फिर उसके बाद में रेजिडेंट ऑफ राजपूताना देखा, यानी कि सारे पॉलिटिकल एजेंट्स मिलके अपनी बात किसको कहेंगे? रेजिडेंट फॉर राजपूताना को कहेंगे, जो कि डेविड डॉक्टर लोनी बनता है सबसे पहला। इसको नसीर की उपाधि क्यों मिलती है? क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत की एक बार हेल्प करता है मराठों से। फिर उसके बाद में 1832 के अंदर क्या किया गया? एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। ये क्या है? बस नाम चेंज किया है। किसका? रेजिडेंट फॉर राजपूताना का। और उसको कहाँ पे बिठा दिया गया है? क्या बोलते हैं उसको? अजमेर के अंदर उसको बिठा दिया गया है। और पहला ऐसा कौन है? अब्राहम लॉकेट। फिर इसके बाद में 1845 के अंदर क्या बोल दिया जाता है कि एजीजी का हेडक्वार्टर जो है वो सिरोही के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा लगती थी इन लोगों को। फिर 64 के अंदर ये कहा गया कि नहीं भाई, मेन दिल्ली सेंटर पॉइंट अजमेर है तो वहाँ पे रहो, आप सिरोही के अंदर अपने सुख देख रहे हो, उससे कोई सेंस बनेगा नहीं। जब जब गर्मियाँ पड़ेंगी तब आप चले जाना आबू, जब जब सर्दियाँ पड़े तो अजमेर में भी रहा जा सकता है, ज़्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं। तो ऐसा सा सीन था हमारे ब्रीफ जो हिस्ट्री का जो हमने एक आइडिया लिया उसका। फिर हमने देखा कि गवर्नर जनरल को कौन क्या सुनाता है और ये सब चीज़ें आपको पता ही है। अब इसके बाद में हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक पन्ना छोड़ देना आप मेरे कहने से, एक लिस्ट में लिखवाऊंगा आपको, जिसके अंदर हम देखेंगे कि 1803 के अंदर जैसे अलवर और भरतपुर ने संधियां करी थी, तो उनके रूलर्स कौन से थे, है ना। वो सब चीज़ें हम लिखेंगे। तो एक एक पन्ना छोड़ देना भाई, वहाँ पे मेंशन कर लेना और उसको रोज रोज घूर लेना, बस थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान में आ जाएगी चीज़ें। इसके बाद में आप हेडिंग लगाएंगे, हमारा पहला टॉपिक जो मॉडर्न राजस्थान का है, मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री का है, उसका नाम क्या है? 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 या फिर 1857 की क्रांति। ये जानने से पहले एक चीज सुनना कि अंग्रेज जो है वो भारत को बहुत कुछ देके गए भाई। अंग्रेजी देके गए हैं, उनके मॉडर्न ख्यालात देके गए हैं, साथ ही साथ में रेलवे देके गए हैं, बहुत सी चीजें सुविधाएं उन्होंने प्रोवाइड कराई है। हालांकि उनका जो मेन उद्देश्य था वो राजस्थान या इंडिया को उठाने का नहीं था। उनका मेन उद्देश्य ये था कि हमारा व्यापार जो है भाई, एक यूरोप से निकले हुए लोग हैं,
वो इंडिया आके इंडिया का फायदा क्यों करेंगे? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि वो इंडिया की खोज इसलिए करते हैं क्योंकि उनको खबर मिलती है कि इंडिया जैसी एक जगह है जिसको सोने की चिड़िया बोलते हैं। भाई चलो वहां पे इंडिया की खोज के चक्कर में उन्होंने नॉर्थ अमेरिका जैसे महाद्वीप की खोज कर दी। वहां पे जो आदिवासी टाइप के लोग रहते थे वहां पे उनके ऊपर अत्याचार कर करा के वहां पे इस्टेब्लिश हुए। फिर उसके बाद में अमेरिका कनाडा ऐसी जगह वहां पे बनी। देन तो उनकी है, ऑस्ट्रेलिया ढूंढ लिया। ऐसे करते करते वो इंडिया में भी आए। इंडिया में आने का उनका सीधा सीधा मकसद यही था कि वो व्यापार करेंगे। उनको इंडिया से कोई मतलब नहीं है, इंडिया के लोगों से कोई मतलब नहीं है। अब अगर कलकत्ता से बॉम्बे अगर कुछ सामान लेके जाना है और रेलवे पटरियां बिछा दी, तो वो क्या हमारे आवागमन के लिए थोड़ी बिछाई थी उन्होंने। उन्होंने तो इसलिए बिछाई ताकि उनका माल जो है टाइम से पहुंच सके, सेफली पहुंच सके, लूटपाट से मराठे वराठे या कोई भी लूटे पाटे उनको तो उससे बच सके। ये सारी चीजों की उन्होंने जो करे हैं हमारे साथ में, अंग्रेजी स्कूल छोड़ के चले गए, उनके पीछे भी एक रीजन था। तो मैं आपको एक रीजन समझाता हूँ कि अंग्रेजों के बेसिक मकसद क्या थे भाई राजस्थान से या इंडिया से। तो वो थे 3G के मकसद। 3G के मकसद के अंदर सबसे पहला मकसद आता है उनका गोल्ड, सोने की चिड़िया लूटने के लिए आए थे। सेकंड आता है ग्लोरी। अब देखिए एक चीज और समझना इससे ग्लोरी से, मैंने कहा 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिशर्स हम पे क्या करते थे, राज करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी का मतलब क्या, व्यापार। व्यापार का मतलब क्या, जहां से वो आए हैं उनके लोगों को वो बिजनेस के लिए आए हैं बस। ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश क्राउन है, वहां के भी राजा है, वहां की जो सत्ता है उसका सीन ये होता है कि वहां पे एक किंग होता है पूरे यूरोप का, पूरे ब्रिटिश का उस टाइम पे। उसने भेजा अपने लोगों को राज करने के लिए एज ए ब्रिटिश इंडिया के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, है ना। तो उससे फायदा किसको हो रहा है, ब्रिटिश क्राउन को फायदा हो रहा है। पैसा जाएगा बहुत सा, वहां पे प्रॉस्पेरिटी आएगी, है ना। तो ग्लोरी मिलेगी उनको, सेकंड चीज। और थर्ड चीज जो मिले उनका जो मकसद था ना, वो था गॉड। ये अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा ऐसे लोग थे कि क्या बोलते हैं उसको, अंधभक्त कह लो या कुछ भी कह लो। इनके जो रेनेसा हुई थी उस टाइम पे, ये हम पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, तो रेनेसा के टाइम पे काफी ज्यादा अंधविश्वास भी फैला था। और ये क्रिश्चियन मिशनरीज जो है काफी ज्यादा एक्टिव हुई थी ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो इनको ये था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ही प्रचार प्रसार करें, जितने भी अलग धर्म हैं उनको सबको दबा के एक ब्रिटिश जो सॉरी ब्रिटिश नहीं क्रिश्चियन धर्म जो है, ईसाई धर्म जो है, उसको ही सबसे वो बना दे इंपॉर्टेंट और ओनली बना दे, एक मोनोपोली कर ले इस चीज की धर्म के अंदर। एक सेकेंड, हाँ जी। तो इनका 3 काम था, गोल्ड, ग्लोरी और गॉड। तीनों कामों से ये हमें परेशान ही करते थे भाई। गोल्ड के लिए या फिर जो भी है पैसा, पैसे के लिए लूटपाट करते थे। अपने जो ब्रिटिश क्राउन है उसके आदेश यहाँ पे मना के, उनकी वो कंट्रोल रख के हम पे राज करके एक तरीके से, वो तरीका। तीसरा इनका क्या था, भगवान अपने जो भी इनके ईसाई जीसस जो है उनका प्रचार प्रसार करना, हिंदू मुस्लिम जो है उनके धर्म का मजाक उड़ाना, वो सब हम बातें देखेंगे। तो ऐसी चीजों से पूरा भारत ही परेशान था। और एक टाइम आता है कि आपको बार बार कोई परेशान करे, हर मतलब एक बार परेशान कर लिया, 2 बार परेशान कर लिया, एनी टाइम अगर परेशान करेगा ना आपको कोई, तो आप क्या कर दोगे, उसके प्रति विद्रोह कर दोगे कि भाई गुलामी नहीं सही जाती है। और सही में इंसानी नेचर ही ऐसा है कि वो गुलाम नहीं रह सकता है। तो बहुत से लोगों को गुलाम बनाने की ट्राई कर रहे हो काफी लंबे टाइम से। तो काफी सारे वो भी देशभक्त भी जन्मेंगे, काफी सारे क्रांतिकारी भी जन्मेंगे, आंदोलनकारी भी जन्मेंगे। तो ऐसे करके एक 1857 की क्रांति घटित होती है। इसके पीछे के रीजन भी देखेंगे हम, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, ये एक तो हेडिंग डालेंगे और ये ट्रिपल जी वाली जो बात हमने करी, और हम समझेंगे एक डिफरेंस जिसको कहते हैं आंदोलन और क्रांति। आंदोलन बनाम क्रांति, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, देखिए सिंपल सी बात है। जैसे आपने सुना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। आंदोलन किसको कहते हैं कि हम चल चल के आंदोलन करेंगे आंदोलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तब समझ में आएगा, मूवमेंट, है ना। मूवमेंट यानी कि कोई एक हलचल हुई है। और क्रांति को क्या बोलेंगे, रिवोल्ट।
या रिवॉल्यूशन। अब अंग्रेजी नामों से आपको समझ में आ रहा होगा कि मूवमेंट का मतलब क्या है, एक छोटा मोटा चेंज आना, है ना, एक छोटे लेवल पे चेंज आना। और क्रांति किसको कहेंगे, एक रिवॉल्यूशन ही आ गया, मतलब भाई जज्बात ही बदल दिए सारी चीजों के। तो वो वाली चीज, एक डिफरेंस होता है क्रांति और आंदोलनों में। कोई आंदोलन भी करते हैं, क्रांति भी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स उसको क्रांति और आंदोलन कहा जाता है ना। 1857 के अंदर ऐसा क्या हो गया कि उसको क्रांति कह रहे हो, तो उसमें ये होता है कि ब्रिटिश इंडिया पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, है ना, वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाना ही पड़ जाता है पूरा का पूरा। जो ब्रिटिश क्राउन है वो फिर अपने हाथ में ले लेता है पूरा का पूरा इंडिया। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको बोलते हैं कि आ जाओ, वरना यहाँ के लोग फिर से क्रांति कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको, है ना। तो इसलिए बहुत बड़ा चेंज ये आया कि ब्रिटिश इंडिया का, और मैं ब्रिटिश इंडिया बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी समझा देता हूँ। जहां जहां इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है या अपना व्यापार कर रही है, उस जगह को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश इंडिया। मान लेते हैं कलकत्ता है, बंगाल कलकत्ता पूरा का पूरा, बॉम्बे हो गया, हैदराबाद हो गया, है ना, ये सब एरिया मान लेते हैं एक बार के लिए, पंजाब हो गया, ये सब, तो इनको कह देंगे एक बार के लिए ब्रिटिश इंडिया। समझना बात को। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान पे कभी भी इस पर्पज से कि व्यापार कर ले, उस पर्पज से कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई ही नहीं। क्यों आई वो मैं आपको अभी इसमें बता दूंगा, लेकिन इस पर्पज से तो नहीं आई थी, है ना। मराठों की वजह से जरूर हमने सबसे पहली बार अंग्रेजों से हाथ मिलाए थे, उससे पहले तो अंग्रेज दूर ही दूर से भागते थे हमारे। उसको तो बोल देंगे ब्रिटिश इंडिया। ये जो कलकत्ता, बंगाल, ये बॉम्बे, ये सब है, जहां पे अंग्रेजों का राज नहीं था, वो भी तो भारत है भाई, अखंड भारत जिसको सो कॉल्ड कह सकते हैं। यहाँ पे अंग्रेजों का कोई रूल नहीं है, तो इस जगह को हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे प्रिंसली स्टेट्स, है ना। प्रिंसली स्टेट्स इनको बोल देंगे, यानी कि प्रिंस मतलब राजा, या फिर स्टेट्स रियासत वगैरह ना, राजाओं की रियासतें जो होती थी जहाँ पे अंग्रेजों का कोई एज सच वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है, या फिर इधर कोई राज नहीं है, उस एरिया को क्या बोल देते हैं, प्रिंसली स्टेट्स बोल देते हैं, या फिर रियासतें बोल देते हैं, जहाँ पे इनका कोई रोल नहीं है। ये भी इंडिया का ही पार्ट है ना। तो ये रिवोल्ट और रिवोल्यूशन जो है, इसकी कहानी हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज होती है हिस्ट्री में, हम पढ़ सकते हैं उनको दो तरीकों से। कौन से दो तरीके, कोई भी इवेंट हुआ, है ना, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, जैसे मान लीजिए दो देशों के बीच में कोई लड़ाई हो गई, या किसी दो लोगों के बीच में भी लड़ाई हो गई, दो दोस्त आपस में लड़ लिए, क्यों लड़ लिए, सबसे पहले यही सवाल उठा आपके दिमाग में, क्यों लड़ लिए, क्या कारण था ऐसा कि वो लड़ लिए भाई। और अब लड़ने के बाद में किसी के खून आ गया, किसी का टांग टूट गया, है ना, या फिर किसी के घर में भी लड़ाइयाँ हो गई, या फिर और वो फर्दर लड़ाई और भड़क गई, काफी सारे इसके फॉल्ट्स होते हैं, यानी कि लड़ाई हुई क्यों, ये आपका पहला सवाल था। और दूसरा सवाल आपके मन में ये आया कि लड़ाई से रिजल्ट क्या निकले, नुकसान किसके कितना हुआ, बाद में ये लड़ाई थम गई या नहीं थमी, क्या पता ये दूसरा रूप ले ली, वगैरह वगैरह, ऐसे सवाल आपके दिमाग में आते हैं, आने भी चाहिए। तो ये सब चीज क्या आ जाएगी, परिणाम और कारण। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, परिणाम देखेंगे। क्या, कोई भी चीज होने के परिणाम देखने से पहले उसके कारण तो देखें कि ये चीज क्यों हुई, वो चीज हम इसमें समझेंगे। तो आप एक हेडिंग लगाना, 1857 की क्रांति के कारण, कॉजेज, रीजन। आप क्या लिखेंगे, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, या फिर 1857 की क्रांति के कारण, 1857 की क्रांति के कारण। हम इन सभी कारणों को पॉइंट्स में पढ़ेंगे, बहुत ढंग से पढ़ेंगे। एग्जाम के अंदर, है ना, ये नहीं है कि रिटन एग्जाम है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आजकल क्या स्टेटमेंट्स आते हैं, मैं आपको बता भी दूंगा क्वेश्चन जब आएंगे तब, लेकिन आप सबसे पहले हेडिंग में लिखना पहला कारण, 1 लगा के लिखना इसके अंदर भाई। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, या फिर इसको क्या बोल देंगे, पॉलिटिकल कॉजेज। अब एक चीज आप सीधी सादी देखिए, राजनीति का मतलब ही क्या होता है, मंत्री हो गए, राजा हो गए, है ना, इन सब से रिलेटेड जो भी मामले हैं, सियासी मामले, है ना, रियासत से, एक रियासत का दूसरी रियासत से कैसा रहेगा, वो सब तो हो गई, लड़ाइयाँ वगैरह, है ना। राजनीति के अंदर क्या है, किसी एक एरिया के अंदर किसका राज है,
वो उसको कैसे मैनेज कर रहा है, कहाँ पे मंत्री है, कितना वो टैक्स लेता है, ये सारी चीजें, मतलब जो भी जैसे पूरा देश चल रहा है इंडिया वाला, ये राजनीति ही तो है। राजस्थान के अंदर आ जाओ, सीएम है, उसके अंडर में एमएलए होते हैं बहुत सारे, ये राजनीति चल रही है राजस्थान की। इस राजनीति के अंदर जो भी घटनाएं घटती है, किसको हटा दिया, किसको मंत्री बना दिया, है ना, वहां के लिए कितने पैसे अलॉट हुए हैं, कहाँ से कितना टैक्स आता है, वहां पे कितना निर्माण किया, ये सारी बातें किसके अंदर आ जाएगी, राजनीति के अंदर आ जाएगी। अब राजनीतिक ऐसे कौन से कारण रहे थे उस टाइम पे कि हम देखेंगे राजस्थान के रेफरेंस में कि राजस्थानियों ने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट कर लिया, जबकि 1857 की क्रांति से मतलब के अंदर ज्यादातर जो लोग थे वो अंग्रेजों के अत्याचारों से दुखी लोग थे। हम भी हमारे अत्याचार ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने रिवोल्यूशन में या क्रांति के अंदर क्यों पार्ट लिया, वो चीज देखते हैं। तो उनको पॉइंट्स टू पॉइंट समझने के लिए राजनीति वाले जो कारण होते हैं वो हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए, जो संधि हुई थी ना अंग्रेजों और रियासतों के बीच में, यानी कि समझना पहले, राजस्थान एंड ब्रिटिशर्स जो है उनके बीच में जो संधि हुई थी भाई, उसका क्या एक मोटा मोटा वो था, आधार क्या था भाई? तो आधार ये था कि अंग्रेज क्या करेंगे, सुनना मेरी बात, जो पॉलिटिकल एजेंट्स बैठे हैं वो क्या करेंगे आंतरिक मामलों में, यानी कि राजा, मैं बताता हूं आंतरिक मामले क्या होते हैं। हस्तक्षेप, या फिर इसको और छोटा लिख लेंगे, पॉलिटिकल एजेंट्स जो होते हैं वो हस्तक्षेप करेंगे। कहाँ पे करेंगे? आंतरिक मामलों में करेंगे या नहीं करेंगे, इंटरनल मैटर्स या इंटरनल अफेयर्स। और सेकंड चीज हमारे पास में क्या आ जाती है, एक्सटर्नल अफेयर्स। या विदेशी मामले। कौन से देशी मामले हैं, कौन से विदेशी मामले हैं? सुनना मेरी बात, ये जो मंत्री किसको बनाया जाएगा, जैसे मैं राजस्थान का रेफरेंस देके समझाता हूँ कि भजनलाल जी की सरकार है, उसके अंदर क्या किसको मंत्री बनाया जा रहा है और किसको कहाँ पे क्या अलॉट किया जा रहा है, राजस्थान के अंदर क्या बनाएगा, निर्माण कार्य क्या होगा, कहाँ पे घाटा हुआ, कहाँ पे फायदा हुआ, ये सारी चीजें सरकार की है ना। एक तरीके से ये क्या है, आंतरिक मामले हैं सरकार के। इसके ऊपर आके अगर कोई बाहर वाला आपको बताए कि नहीं नहीं यार इसको मंत्री बनाओ, प्रेमचंद जी बैरवा जी को हटाओ, इनको हटाओ, ये करो, उनको लगाओ, ये सब चीजें डिसाइड करने वाला अगर कोई बाहर से आ जाए तो वो तो उसके लिए आंतरिक हुआ ना, इस सरकार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो ऐसे मामलों के लिए अंग्रेजों ने साफ साफ मना किया था। किसने मना किया? अंग्रेजों ने कि माई बाप, हम आपके ऐसे कामों के अंदर कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं, हमें तो बस आप पैसे दे दो, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, है ना, आपकी जो भी लड़ाइयां होंगी उनमें जाएंगे। तो अब समझते हैं विदेशी मामले क्या है। जयपुर रियासत है, जयपुर रियासत की लड़ाई हो गई जोधपुर से, मारवाड़ से या जैसलमेर से, तो वो एक दूसरी रियासत से इंटरेक्ट कर रही है जयपुर रियासत। या फिर जयपुर रियासत को किसी के साथ में व्यापार करना है, बाहर वाली रियासत से कोई सामान लाना है, ले जाना है, या किसी से किसी भी प्रकार का मैत्रीपूर्ण भाव या फिर शत्रुतापूर्ण भाव कैसा भी रखना है भाई, उनकी मर्जी है। वो सब राजा से कौन डिस्कस करेगा? पॉलिटिकल एजेंट डिस्कस करेगा। और पॉलिटिकल एजेंट अपने ऊपर वाले जो एजीजी है उसको बताएगा, एजीजी जो है वो डीजी को बताएगा, जैसे भी करके अपनी सुविधा अनुसार फैसले कौन लेंगे? अंग्रेज लेंगे। डिसाइड हुआ। एक्सटर्नल अफेयर्स जो होते हैं जितने भी, डिफेंस का हो गया, जैसे सुरक्षा, मान लो कि राजस्थान जयपुर की कौन सुरक्षा करेगा, कैसे सुरक्षा करनी है ना, बाहर के आक्रमणों से कहाँ पे सेना लगानी है, कितने सेना के लोग लगाने हैं, है ना, वो सारी चीज कौन डिसाइड करेगा? पॉलिटिकल एजेंट या फिर अंग्रेज डिसाइड करेंगे। और आंतरिक मामले, भिंडी की सब्जी बनेगी, आलू की सब्जी बनेगी, मजाक कर रहा हूँ, खैर ये जो भी मंत्री कौन बनेगा क्या है, वो सारे मामले क्या हो जाएंगे? सरकार के या फिर रियासतों के क्या हो जाएंगे? आंतरिक मामले। तो चलिए, हमने क्या देखा आंतरिक मामलों में तो हस्तक्षेप नहीं है भाई इनका, लेकिन ये तो इनको पूरा पूरा संभालना है। ब्रिटिशर्स ने इस वादे के साथ में राजस्थान से संधियां करी थी। अब जब राजस्थान के अंदर संधियां कर ली है तो राजस्थान के रिसोर्स तो वो यूज करेंगे। अब एक चीज सोचना, मान लेते हैं कोटा रियासत है, कोटा रियासत के अंदर क्या होता था कि सामंत की ज्यादा चलती थी। सामंती में मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है सामंत और वो, चलिए मैं पहले समझा ही देता हूं। जैसे मान लेते हैं
ये राजा है और ये इसका गढ़ है भाई, दुर्ग है राजा का। कोटा का ही राजा है मान लेते हैं। ये जहां जहां पे बैठा है वो तो इसका परिसर है, इसके चारों तरफ परिधि होती है इसके दुर्ग की वगैरह, इससे कोई मतलब नहीं है, आर्किटेक्चर्स नहीं है हम, है ना। और इसके अंडर में डायरेक्टली जितनी भी जमीन आती है, जैसे मान लेते हैं ये वाली जमीनें इसके अंडर में आती है, इसके अंडर में मान लेते हैं डायरेक्टली, मतलब ये पूरा जो ग्रीन बॉक्स बना है ना बाहर वाला, ये पूरा इस राजा का क्षेत्र है, कोटा का क्षेत्र है मान लेते हैं। ये वाले क्षेत्र में ये राजा क्या है, किसी को भी अप्लाई नहीं कर रहा, डायरेक्ट देख रहा है, खुद की देख रेख के अंदर सेना भेज दी, अपने सेनापतियों से डिस्कस करके, अपने मंत्रियों से डिस्कस करके, आपस के अंदर बातें करके करा के राजा ही संभाल रहा है। राजा रोज इनके बारे में डिस्कस करता है दरबार के अंदर और इस एरिया को संभालता है। तो इस एरिया को राजा का खालसा भूमि कहते हैं, इंग्लिश में भी खालसा लैंड कहेंगे, है ना। तो खालसा लैंड या खालसा भूमि जो है, ऐसी भूमि है जो डायरेक्ट राजा के कंट्रोल में है। अब लेकिन होता क्या है कि राजा के एरिया के राजा हर जगह तो एरिया देख नहीं सकता। जैसे मोदी जो है, मोदी जी है सॉरी, तो मोदी जी जो हैं दिल्ली के अंदर बैठे हैं, ऑल्दो वो पूरा देश कंट्रोल करते हैं, बट स्टिल उन्होंने अलग अलग मंत्री भी बिठा रखे हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री भी हैं, उनके नीचे भी अलग अलग लोग हैं। तो एक अकेले जो मोदी जी के होने से सारा काम नहीं हो सकता, है ना, उनको अपने अंडर में भी लोग लगाने पड़ेंगे। पूरा भारत ही तो मोदी जी का है, यानी कि बीजेपी सरकार का है फिलहाल, मतलब राजनीतिक रूप से। तो अभी इस टाइम पे पूरे देश को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, अकेले बैठ के रोज सबकी सुने, बिहार में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ना, महाराष्ट्र कर्नाटक कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। और वो छोड़ो, उनके अंदर छोटे छोटे गांव हैं, गलियों में क्या क्या हो रहा है, हर जगह पे अकेले मोदी जी करने बैठेंगे तो पार पड़ गई, है ना। तो वो तो हो नहीं सकता, तो उन्हें क्या अपने लोग बिठाने पड़ेंगे, अपनी सरकार बिठानी पड़ेगी, है ना। तो ऐसे ही राजा जो है अपने डायरेक्ट कंट्रोल में जो एरिया देखता रहता है वो तो उसकी खालसा भूमि है, लेकिन इसके अलावा भी तो राजा का ही एरिया है। उसको देखने के लिए राजा क्या करता था, सामंत रखता था। अब ये एरिया है, इस वाले का अलग सामंत है, ये वाला अलग, ये वाला अलग, ऐसे करके उसने सामंत बिठा रखे अलग अलग एरिया के अंदर। ये फलाने एरिया में एक सामंत बैठा है, दूसरे में दूसरा बैठा है, तीसरे में तीसरा, पूरे रंगूंगा नहीं क्योंकि हमें पढ़ने से मतलब है। यहाँ पे बैठा है सामंत 1, यहाँ पे सामंत 2, यहाँ पे सामंत 3। ज्यादातर राजा क्या, एक राजा जो है मान लेते हैं कोटा का राजा है, उसके 10-15 औलाद हो गई भाई। ज्यादातर बढ़िया रूल क्या होता है कि सबसे बड़ा जो होता है, पहली औलाद जो होती है उसी के साथ में राजा उत्तराधिकार वाली बातें करता है, उसी को उत्तराधिकार सौंप देता है। इसका एक रीजन ये भी है कि पहली जो औलाद जन्म गई उसके लिए एक्साइटमेंट अलग होता है, और उसी के ऊपर बेसिस प्लान्स एंड वो डिसाइड करते हैं कि भाई ये राजा अगर बनेगा तो कैसा बनेगा, ये वो। तो वो ऑलरेडी एक डिसाइडेड होता है कि घर का सबसे बड़ा बेटा जो है वो समझदार भी हो चुका है, तो ये राजा बना दिया जाए, इससे बाकी वाले जो है वो कम समझदार है। तो एक को राजा बना दिया, बचे हुए लोगों को क्या करा जाए, राजा तो वो भी है, मतलब राजा के परिवार के हैं, तो एक ही जगह तो वो रह नहीं सकते। और भाई एक भाई राजा बन गया और बाकी वाले ऐसे ही बैठे रहे बिना कोई राजपाट के, तो उनको भी बढ़िया नहीं लगे, क्योंकि उनके खून में तो क्या है, राज करना ही है। तो उनको क्या कर दिया जाता था, सामंत बना दिया जाता था किसी भी एरिया का। सामंत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्यूडल लॉर्ड्स बना दिया जाता था, फ्यूडल लॉर्ड्स यानी कि सामंत। अब ये सामंत क्या होते थे, इनके पास में सेनाएं भी होती थी खुद की, क्योंकि राजा ही, भी ऐसे समझो कि ये राजा है, जरूरी नहीं है कि राजा को ही लगाए, लेकिन इन जनरल बहुत सारे होते हैं तो उनको लगा देते हैं। तो अलग अलग एरिया के अंदर सामंत होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं उस एरिया को। जैसा राजा रूल कर रहा है अपने खालसा भूमि के अंदर, वैसे के वैसे अधिकार उनको देता है। कौन से एरिया के अंदर, जैसे भजन लाल जी है जयपुर में बैठते हैं, ठीक है, विधानसभा में बैठते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि सिक्कर की बात करते हैं, तो सिक्कर के अंदर तो डायरेक्ट कंट्रोल उनका है नहीं, यानी कि जो उनके एमएलए हैं, एमपी हैं, वो यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। अब वो कंट्रोल कर रहे हैं तो काम तो वो भी सरकार चलाने का ही कर रहे हैं। तो जैसे ही ये है वैसे ही ये सामंत जो है पूरे राजा की तरह बिहेव करते हैं, टैक्स वसूल करते हैं, यहाँ की जनता को देखने के लिए जाते हैं, निर्माण कार्य देखते हैं, सेना भी है इनके पास में, किसी दूसरी एरिया के अंदर कोई छोटा मोटा झड़प हो गई तो लेके चले जाओ, ऐसे करके ये करते थे। इस एरिया से S1 जो एरिया है, यानी कि सामंत 1 का जो एरिया है, इससे जो भी लैंड रेवेन्यू आया, टैक्स आया, वो सब क्या करते हैं, उसका कुछ एक पार्ट तो ये अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि इस एरिया की प्रजा को भी तो संभालना है, उनके भी तो सारे निर्माण कार्य, उनके भी तो सारे
देख रेख करनी है तो इसके लिए पैसा चाहिए, सेनाओं को खिलाना पिलाना है, सेनाओं को सैलरी देनी है, काफी सारी चीजें भाई। उसके अलावा जितना ही बचा हुआ पैसा है चुपचाप राजा को ले जाके दे दो, हिसाब समझा दो उनके मंत्रियों को राजा के। तो ये सब काम होते हैं सामंतों और राजाओं के, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, मैंने आपको ये समझाया कि सामंत क्या होते थे। कोटा रियासत के अंदर, वापिस आ जाते हैं कोटा रियासत के ऊपर। मैं आपको ये बता रहा था कि कोटा रियासत के अंदर जो राजा बैठा है, मान लेते हैं, अब राजा से डायरेक्ट बात कौन करता है, पॉलिटिकल एजेंट। हमसे कोई ज्यादा कॉन्फिडेंट आदमी होता है ना, हमको उसकी जो सीख होती है वो बढ़िया लगती है। अब पॉलिटिकल एजेंट एक अंग्रेज है, इनके मॉडर्न ख्यालात है और थोड़े से डोमिनेंट भी है, तो एक तरीके से हम यही तो बोल सकते हैं ना कि यार मान लेते हैं मैं वो राजा हूँ और मुझे कल को ये लगने लग जाए कि यार ये पॉलिटिकल एजेंट तो, इसके कनेक्शन तो पूरे इंडिया के जो कंट्रोलर्स हैं उनके हाथ में, यानी कि ब्रिटिशर्स के हाथ में। यार ये जो कह रहा है बात भी सही है, इससे दोस्ती रखेंगे तो बढ़िया बात है, हमारा फायदा ही होगा। इसकी बातें सुन ली, बैठे बैठे चलते चलते इसने तो बोल रखा है भाई पॉलिटिकल एजेंट ने कि भाई देखो मैं तो विदेशी मामलों में ही इंटरफेयर करूंगा, मेरे को इंटरनल मैटर से कोई मतलब नहीं। जबकि इनको था, लेकिन हम एक मजाक के रूप में समझे बात को। ये तो डिसाइडेड है कि भाई पॉलिटिकल एजेंट सिर्फ और सिर्फ विदेशी मामले देखेगा, राजा जो है अपने आप देखे भाई अपने इंटरनल मैटर्स। लेकिन राजा को क्या है, बातें करेगा, रोज बैठेगा साथ में, तो एक हो ही जाता ना कि यार हम फॉर्मल से इनफॉर्मल बन जाते हैं। और जैसे इनफॉर्मल बने, राजा अपनी सारी चीजें पूछेगा कि यार फलाने सामंत जी को है ना ऐसे थे, उनको बहुत सारा वो टैक्स लेना था, उन्होंने पता नहीं क्या ही हिसाब लगाया है, इस बार उधर से बहुत नुकसान हुआ है। या फिर कोई मंत्री को अपॉइंट करना हो, यार वो मंत्री जी जो हैं वो तो पता नहीं अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं, शराब वराब पीते हैं, या फिर पता नहीं यार वो कैसे ही लोगों को मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसी चीज़ों का ही तो इंतजार करता है बाहरी आदमी। पॉलिटिकल एजेंट को ऐसी चीज़ों का ही तो वेट था। ब्रिटिशर्स को ऐसी सब चीज़ें ही तो चाहिए थी कि आप जरा सी हमें उनसे इनफॉर्मल तो होइए, हमको थोड़ी सी घरेलू बातें तो बताइए, हम आपके कान बहुत बढ़िया से भरेंगे। और ऐसा ही उन्होंने किया भी। अब ऐसे अगर हरकतें चलेंगी तो वो बाद बाद में इनफॉर्मल रिश्ते हो जाते हैं। हर बात बात में कोई छोटी मोटी बात हो गई, यार आप आओ ना यार, आप समझदार हो, ऐसे होता है ना, अपन लोकल एरिया में भी देखते हैं। नहीं यार उनसे उनसे बात करके देखेंगे एक बार, वो ना मेरे को सब ढंग से समझा देते हैं। राजा के अगर ऐसे लग जाए है ना, या फिर किसी मंत्री को ऐसी सीख लग जाए कि यार नहीं नहीं यार मेरे को तो वही बढ़िया समझाता है, वो तो मेरा दोस्त है, ये वो टोड वोड वगैरह कितने बढ़िया से रहते थे फेमिलियर रूप में, तो उनको टोड को सारी बातें क्यों नहीं बताएगा मेवाड़ का राजा। भाई टोड खुद बड़ाइयां कर रहा है मेवाड़ के राजा की, यहाँ के पहले वाले राजाओं की, तो भाई वो तो ये है, इनफॉर्मल दोस्ती होते हुए देर नहीं लगती है ना। हमें यही समझना था बात। तो होता क्या है, इनफॉर्मल दोस्तियां हो गई, अब विदेशी मामले तो इनके हाथ में थे ही थे, अब इंटरनल मैटर्स और उसके अंदर इंटरफेयर करने लग गई है। यार इसको मंत्री मत बनाओ यार, ये ना आपके बारे में सही नहीं है, ये तो बेलखना है, ये आराम से अपने आलस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, अपनी विलासिता को ज़्यादा, इसको हटाओ। राजा को भी लगेगा यार ये ऐसी थोड़ी है, लल्लू लाल थोड़ी है जो मुझे समझा रहा है, ढंग की बात ही तो बोल रहा है मेरे। उसकी बात सुनने लग गया राजा, और फिर राजा अपने हिसाब से किसी को अपॉइंट, अब मान लीजिए मैं राजा हूँ, मैंने आपको अपॉइंट करना है एज ए मंत्री, लेकिन मैंने किसी अंग्रेज की बात सुन के आपको अपॉइंट करने की जगह किसी और को अपॉइंट कर ली। अब स्वाभाविक सी बात है आपके हृदय पे चोट पहुंचेगी, आपको बुरा भी लगेगा, इंटरनल मैटर्स की वजह से आपके मन में अंग्रेजों के विरुद्ध क्या आएगा, गुस्सा आएगा। तो ऐसी सी चीजें बहुत सी बढ़की। और साथ ही साथ में एक चीज और देखिए भाई, पॉलिटिकल एजेंट्स या फिर ब्रिटिशर्स का राजस्थान के अंदर क्या रोल है, सेना। अब सेना जिसके पास में है वो कुछ भी कर सकता है। राजा को ये पता है कि ये मेरी पूरी सेना ये कंट्रोल करता है, अंग्रेज कंट्रोल करता है, अगर इससे नहीं बना के रखी, कल को ये सेना ही भड़का दे, कल को ये सेना ही डिवाइड कर दे, कुछ भी करके मेरा राजपाट चला जाए, इससे अच्छा तो क्या है, अंग्रेजों के साथ में बढ़िया सिगरेट पियो, वाइन वाइन पियो, क्या पड़ा है बीड़ी और खन्नी इन सब में, है ना। अपने वाले लोगों में नहीं उठना बैठना, कोई भी डब्बी सरका दे मंत्री जी की, लो भाई खन्नी तो खाओ। अब खन्नी मना कर दी राजा जी ने कि नहीं आप रखो आप खाओ, तो बात तो अलग हो गई। अब उनके मन में हो गया यार इतने दिनों से मेरी पीटी हुई खन्नी खाता था, आज मेरे से ही बात नहीं कर रहा, है ना। तो इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करना, ऐसी चीजें हुई। तो आप इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले आप हेडिंग लगा चुके हैं शायद, लगवा दी थी क्या मैंने, राजनीतिक कारण, हाँ लगवाई दी थी। इसमें पहला पॉइंट आप बना के क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट इसमें आप लिखेंगे कि यूं तो ब्रिटिश सत्ता का केवल विदेशी मामलों में ही हस्तक्षेप हुआ करता था। यूं तो ब्रिटिश सत्ता का
विदेशी मामलों में ही हस्तक्षेप हुआ करता था, परंतु समय बीतते बीतते ब्रिटिशर्स समय बीतते बीतते अंग्रेज या ब्रिटिशर्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप, समझदार हैं, हमारे आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लग गए थे। रियासत के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लग गए थे। इन जनरल ब्रिटिशर्स वर in general Britishers concluded treaty only for the external affairs. In general Britishers concluded treaty only for the external affairs, but over time they had started taking interest in internal affairs of the state. ये बात है। अब ऐसी चीजें इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करेंगे तो यार ब्रिटिशर्स से तो गुस्सा ही होंगे वहां के लोग, वहां के मंत्री, राजा के अलावा, क्योंकि राजा को तो बढ़िया से चढ़ा के रखा है सर पे, है ना, उसको पता ही नहीं चले कि हम आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर इतना ज्यादा करते हैं कि आपकी तो कुछ ही नहीं चलती। तो वो चीज आप लिखेंगे। अब इसके अंदर पॉइंट 1 बना के आप लिखेंगे। पॉइंट 1 तो हम लिख चुके हैं ना, ये सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि ब्रिटिशर्स या पॉलिटिकल एजेंट, यहाँ पे ब्रैकेट में पॉलिटिकल एजेंट जरूर लिखना भाई, पहले वाली लाइन में भी लिख लेना, जहाँ पे हमने ब्रिटिशर्स लिखे थे ना, पॉलिटिकल एजेंट लिख लेना। पॉलिटिकल एजेंट रियासत के उत्तराधिकार मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगा था। समझाता हूं कैसे। रियासत के भी उत्तराधिकार मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगा था। पॉलिटिकल एजेंट्स used to interfere in the succession matters of the state। कैसे? रियासती मामले, ये उत्तराधिकार मामले, मैंने आपको पहले भी बोला था कि भजनलाल जी की सरकार रहेगी या फिर उनको हटा के कोई दूसरा सीएम बना दिया जाए। ये सब किसका खेल है? राजस्थान का है, बाहर वाला नहीं बता सकता। ये इंटरनल मैटर था भाई, आपने इसमें था तो ये भी इंटरनल, लेकिन अलग से इसलिए लिखा दिया क्योंकि उत्तराधिकार की बात है भाई, राजा को हटा के दूसरा राजा बनाना है। राजा के 4-5 बेटे थे मान लेते हैं, अब पॉलिटिकल एजेंट जो है राजा के साथ ही तो थोड़ी उठ बैठ करेगा, उसके जो बच्चे होंगे उसके साथ भी तो करेगा, क्योंकि उसको पता है फ्यूचर राजा ये है। कोई मान लो सबसे बड़ा बेटा है, वो किसी रीजन से कोई डंका नहीं है ना, मान लो बदमाश है या फिर कुछ, राजा के मन में ये है कि जैसे एक बात समझाता हूँ, जब उत्तराधिकार की बात आई थी मेवाड़ के अंदर, तो महाराणा प्रताप जी को पहले उत्तराधिकार नहीं मिला था। महाराणा प्रताप के जो छोटे भाई थे, मतलब महाराणा प्रताप सबसे बड़े थे, लेकिन छोटे भाई जगमाल को क्या मौका दिया गया? जगमाल को मौका दिया गया कि भाई राजा तू बनेगा, है ना, तो उसको राजा बना दिया गया अपने बड़े भाई को छोड़ के। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बड़े राजा को ही बनाया जाए, लेकिन हो सकता है कभी कभी राजा की पता नहीं क्या मानसिकता रहे, किस बेटे से कितना प्रेम करे, उस हिसाब से भी हो सकता है। तो वहां पे महाराणा प्रताप जी तो एकदम प्रतापी राजा थे, काबिल भी थे, उनको उनकी बात नहीं कर रहा। कोई अगर बड़ा बेटा काम का नहीं हो, ढंग का नहीं हो, तो उसको राजा क्यों ही राजा बनाएगा, अपना उत्तराधिकारी क्यों चुनेगा? लेकिन अगर मान लो ब्रिटिशर्स के साथ में उस बड़े वाले बेटे के साथ बढ़िया रिलेशन हो, बढ़िया दारू वारू पीना, उसके साथ में उठना बैठना, कैसे भी करके राजा, अब ब्रिटिशर्स को भी तो ये चाहिए ना, कौन सा राजा का बेटा ऐसा है जो हमारी बढ़िया से चापलूसी करेगा, हमारे कहे पे चलेगा, हमारे साथ में उठ बैठ करेगा, तो वो तो उसी को बनवाना चाहेंगे। और राजा के भी मन में फिर वो धीरे धीरे भरेंगे, यार आपका बड़े वाला बेटा तो कोई काम का है नहीं ऐसे, मतलब, या फिर छोटे वाला बेटा जिसके बारे में आप सोच रहे हो, बड़े वाले को हटा के, आपको पता नहीं है औलाद जो होती है वो आप उसको बड़ा तो कर रहे हो, लेकिन किस दिन आपको धोखा दे दे। क्योंकि ऐसे भी चीजें हम देखेंगे मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर कि पितृहंता हुआ करते थे, जैसे मालदेव जो है ये मारवाड़ का पितृहंता है, अपने पिता को ये मार देते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग हुए हैं, हम अलग अलग डायनेस्टी के अंदर देखेंगे, अलग अलग वंशों में देखेंगे। ऐसी भड़काऊ बातें करना उनके बारे में, सक्सेशन मैटर के अंदर इंटरफेयर करना, ये सब चीजें चलती थी भाई। तो ऐसी चीजों की वजह से क्या होगा, जिसको राजा बना दिया उसके अलावा जितने भी बेटे थे राजा के, वो तो दुखी होंगे, वो तो विद्रोह करेंगे, वो तो बने सामंत, है ना। मान लेते हैं बड़े बेटे को राजा बनाना था, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया, बोले सबसे छोटे वाला मस्त है, इतना इंटेलिजेंट है, इतना तेज है ना, बढ़िया से सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है और बढ़िया से आपकी पढ़ाई करता है भाई साहब, तो उसको लगा दो। ऐसी चीजें करने से बचे हुए क्या बनेंगे? सामंत। अब जितने भी सामंत है वो सारे दुखी हैं, क्यों? सबसे छोटे को बना दिया, बड़े वाले को लगता है मैं था, उससे छोटे वाले को लगता है यार इससे बड़ा तो मैं था। ऐसे करते करते बढ़िया से लड़ाइयाँ, और बढ़िया से उस एरिया में जहाँ पे, जैसे मान लो मैं आपको समझाऊं,
सामंत 1 2 3 वाला जो एरिया है, ये सारे ही सामंत अगर नाराज है तो ये सारे वाले एरिया के अंदर राजा के अकॉर्डिंग काम नहीं होंगे, सामंतों के अकॉर्डिंग काम होंगे, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, इनकी लड़ाइयाँ ये आगे जाके क्या रूप लेंगी वो भी मैं बता दूंगा आपको। फिर आप थर्ड चीजें देखना, होता क्या है, अंग्रेज जो है यहां तक ही नहीं रुके। ये राजस्थान है खूबसूरत सा, और राजस्थान वाकई में खूबसूरत है भाई। वैसे तो पूरा भारत ही खूबसूरत है, लेकिन राजस्थान खूबसूरत है भाई। जियोग्राफी में हम बात भी करते हैं, यहाँ पे मरुस्थल है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे झीलें हैं, यहाँ पे बर्फ भी जमती है ना। यहाँ पे मालवा जैसा पठार भी है, चंबल जैसी नदी भी है, पूरी पूरी एक छोटी सी अर्थ समाहित है पूरे से ऐसे राजस्थान के एरिया में। यहाँ कहीं पड़ता है धौलपुर, है ना, सॉरी, यहाँ कहीं पड़ता है भाई धौलपुर। धौलपुर होने से पहले यहाँ पे मराठों का राज हुआ करता था। मराठा में भी ये जो ग्वालियर पड़ता है इसके पास में, अब अलवर और भरतपुर के अंदर बैठे हैं अंग्रेज, है ना। आस पास सारे जितनी भी रियासतें हैं उसमें अंग्रेज बैठे हैं। और ग्वालियर के अंदर उस टाइम पे सिंधिया का राज था, सिंधिया। ग्वालियर राजस्थान का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी समझना बात को, सिंधिया का राज था। और सिंधिया क्या होते हैं भाई, मराठे होते हैं। सिंधिया हो गए, होलकर हो गए, है ना, ये सब मराठे हैं। तो सिंधिया का राज था। अब धौलपुर वाला जो एरिया था वो सिंधिया के ही कंट्रोल में आता था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसी दिन लड़ाई हुई होगी भाई, लड़ाई में सेना किसकी जाएगी, ब्रिटिशर्स की जाएगी। इस वाले एरिया को हथिया लिया, किसने, अंग्रेजों ने। अब अंग्रेजों ने क्या किया, ये रियासत जो है, या ये जो धौलपुर वाला एरिया है, सॉरी रियासत नहीं है, ये वाला एरिया रिस्पेक्टिव जैसे अलवर भरतपुर हो गए, इनको देने की बजाय, या फिर कोटा है इनको देने की बजाय, इन्होंने क्या किया कि यार ये वाला एरिया जो लिया है ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया राजा सृजित कर देते हैं, नया राजा बिठा देते हैं। अब जो राजा बिठाएंगे वो तो भाई अपने चरण धो धो के पिएगा, क्योंकि उसको क्या मिल गई, एक रियासत मिल गई धौलपुर नाम की। समझ में आ रही है बात। तो धौलपुर रियासत का जन्म होता है यहाँ पे, धौलपुर जैसी जिले का जन्म होता है यहाँ पे। किस रीजन से, आपने देख लिया सिंधिया वाला, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन समझने के लिए है। तो ये कब होता है, ये होता है 1806। काम की बात यही है, 1806 में जो एरिया राजस्थान का जो एरिया है ग्वालियर के कंट्रोल में आता था, सिंधियों के कंट्रोल में आता था, वो राजस्थान के ही रियासतों को देने की बजाय, वापस सौंपने की बजाय क्या कर दिया गया, धौलपुर नाम की एक स्टेट बना दी, रियासत बना दी, वहां पे अपना राजा बना दिया, वहां पे अपने मंत्री, पूरा बढ़िया से अंग्रेजों का राज 100%। गलत चीज है, विद्रोह तो होगा। बार बार मैं आपको यही समझा रहा हूं कि 1857 की क्रांति क्यों भड़की, राजस्थान में ऐसे क्या कारण थे, वो कारण देख रहे हैं हम, है ना। तो धौलपुर रियासत बन गई। अब उसके बाद में एक चीज मैं आपको और समझाऊं कि मराठे जब लूटपाट करते थे, मराठों से ही मतलब है हमें, मराठे जब लूटपाट करते थे तो जयपुर वाला ये एरिया, ये जयपुर रियासत के भी अंडर में आता था। और यहाँ पे रणथंभौर वगैरह है, इसके आसपास में सवाई माधोपुर वाला, इस साइड में मेवाड़ का भी थोड़ा सा इधर कंट्रीब्यूशन था। तो मेवाड़ और जयपुर हो गए, इन सब रियासतों का यहाँ पे कंट्रोल था। लेकिन क्या हुआ, इंदौर का एक राजा है जसवंत राव होलकर, ये जसवंत राव होलकर जो होता है, ये मराठे हैं, लूटपाट तो करेंगे ही। होलकर मैंने आपको बोला था, सिंधिया होलकर ये सब मराठे हैं, है ना। इन्होंने ये वाला एरिया दबा रखा था। लेकिन इसका जसवंत राव होलकर का एक सेनापति है जिसका नाम क्या है, अमीर खां पिंडारी। पिंडारी, पिंडारी भी भाई इसके ही दोस्त दोस्त होते ना। एक सेकंड रुकना, हाँ ये लिख लो पहले, मतलब मत लिखना, आप देख लो, सॉरी। अमीर खान पिंडारी जो है ना, ये मराठों के साथ में ही है। तो लूटपाट ये भी जानते हैं, हमने बहुत सी चीजों में सुना भी, पिंडारी भी जो है लूटपाट के लिए, आतंक के लिए काफी फेमस थे। तो अमीर खां पिंडारी भी इनका ही बाप है ना। तो जसवंत राव होलकर का ये जो अमीर खां पिंडारी है सेनापति, ये अंग्रेजों के साथ में मिल जाता है। अंग्रेज इसको मिला लेते हैं और इसको बोलते हैं कि यार राजस्थान की रियासतों के बीच में एक छोटा सा एरिया है, इंदौर का ये जो राजा ना, इसके सेनापति को बोलते हैं अंग्रेज कि उधर यार फालतू के अंदर ये मराठा बैठा है, मराठों से तो वैसे अंग्रेजों की दुश्मनी है, और तू मराठा है नहीं। अमीर खां पिंडारी को बोलते हैं, तू एक काम कर, यहाँ पे आ जा, तेरे को ये रियासत ही सौंप देंगे, एक नई रियासत बना के। ये एरिया किसका है, जयपुर रियासत और मेवाड़ रियासत, इन सब का है लगभग, इसमें नहीं जाना हमें। लेकिन होता क्या है, मराठों से बनती नहीं है अंग्रेजों की। तो इस एरिया में मराठे कैसे सुहाए अंग्रेजों के, उन्होंने अमीर खां पिंडारी को पकड़ा। किसी दूसरे मराठे को नहीं पकड़ सकते ना, क्योंकि मराठे मराठे होते हैं।
तो अमीर खां पिंडारी को बोलते हैं भाई तू एक काम कर, तू हमारे साथ मिल जा, क्यों फालतू में जसवंत राव होलकर की रोटी तोड़ता है, तू तेरी इज्जत की रोटी तोड़, यहाँ का राजा बना देंगे तेरे को। ऐसे करके ऐसे बहलाते फुसलाते हैं। तो इनके भी लूटपाट का ही माइंड सेट होता है। अमीर खां पिंडारी, ये जो पिंडारी जितने भी होते हैं, तो अमीर खां पिंडारी की भी बढ़िया समझ में आती है गणित कि भाई हाँ सही बात है, राजा राजा ही होता है। तो अमीर खां पिंडारी को भी भाई ये ले पूरा का पूरा राजस्थान उड़ा दिया। जो अमीर खां पिंडारी है, इसको एक नई रियासत पकड़ा देते हैं जिसका नाम क्या रहेगा बाद में, टोंक। अब ये एरिया जो कि जयपुर को बिलोंग करता था, मेवाड़ को बिलोंग करता था, किसी को भी बिलोंग करता था, पुरानी जो रियासतें थी उसी को बिलोंग करता था, लेकिन उनको नहीं प्राप्त होते हुए यह टोंक किसको प्राप्त हो जाता है, अमीर खां पिंडारी को। और ऐसा कार्य कब होता है, 1817 के अंदर। मैंने आपको बताया था 1817 के अंदर भी अंग्रेजों की और मराठों की लड़ाइयां चल रही है। तो उधर कौन बिठा दिया, अमीर खां पिंडारी को बिठा दिया। फिर तीसरी एक चीज और, कोटा के अंदर, मैंने आपको कोटा का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि कोटा के अंदर राजा से ज्यादा सामंत की चलती थी। एक जालिम सिंह झाला जी हैं, या फिर उनकी हम बात बाद में करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर। जालिम सिंह झाला जो है उसको यहाँ की प्रजा ज्यादा मानती थी, जबकि वो क्या है, कोटा रियासत के एक सामंत है ना, कोटा रियासत के जो राजा है उसके अंडर में काम करते थे। उनको पूरा का पूरा कोटा संभालने के लिए, यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है कि कोटा का जो सामंत होगा वह ही कोटा के सारे मामले देखेगा, राजा की तरह बिहेव करेगा, राजा की कुछ नहीं चलती थी वहाँ। फिर बाद में जालिम सिंह झाला के बाद में उसके बेटे आए, उनके पोते आए। तो जब पोते आए ना, उस टाइम पे अंग्रेजों के साथ में पोते जी की बहुत बढ़िया बनती थी। तो अंग्रेजों ने पोते जी को बोला ये एक काम करो, यहाँ कहीं, सॉरी ये जो कोटा मैंने लिखा है ना, यहाँ कहीं जो है ना, एक काम करते हैं हम आपको पूरी की पूरी एक रियासत ही काट के दे देते हैं जिसका नाम क्या है, झालावाड़। ये काम होता है 1838 के अंदर। तो झालावाड़ नाम की एक रियासत का जन्म होता है, जहां पे जालिम सिंह झाला के पोते जो होते हैं वो राज करते हैं। अंग्रेजों ने एक और रियासत बना दी। अगेन कोटा वालों को बुरा लगेगा, कोटा के राजा को बुरा लगेगा, कोटा की प्रजा को बुरा लगेगा, सबको बुरा लगेगा। और झालावाड़ का एरिया कंट्रोल में किसके आएगा, अंग्रेजों के। तो ये बात यहाँ की प्रजा को बढ़िया थोड़ी लगेगी। अंग्रेजों के अब धीरे धीरे हर तरीके से इंटरनल मैटर्स के अंदर, राजनीतिक मैटर्स जो होते हैं उनके अंदर इंटरफेयर होने लग गए। तो अब आप एक लाइन लिखना, तीसरी लाइन जो है इसके बारे में, पुरानी रियासतों को तोड़कर, पुरानी रियासतों को तोड़कर अंग्रेजों द्वारा नई रियासतें बनाई गई, नई रियासतें बनाई गई, जिससे जन सामान्य तथा पुरानी रियासतों में विद्रोह की भावनाएं उत्पन्न हुई। जन सामान्य एवं पुरानी रियासतों में विद्रोह की भावनाएं उत्पन्न हुई। ब्रिटिशर्स ब्रोक BROKE some of the old states to make new states, which led the discomfort in the people of that area and also the rulers। अब रूलर्स से मेरा मतलब सिर्फ राजा नहीं है। राजा को तो न चाहते हुए, किसी भी राजा ने जिसने संधि कर रखी है अंग्रेजों से, वो तो न चाहते हुए गुलाम है भाई ब्रिटिशर्स का। और ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भारत, ये जब मुगलों के आने से क्या है, राजस्थान को भी फालतू में लूट सा लिया है ना, राजस्थान वालों ने भी संधियां कर ली। अब वो भी आलसी से हैं, ढंग के राजा रहे नहीं, उनके पास पैसे बचे नहीं है ना, उस वजह से वो भी गुलामी के आदी से हो गए थे। तो खैर मैं क्या बता रहा था, डिस्कम्फर्ट हो गया ना, उसके बाद में ये रीजन रहेंगे हमारे पॉलिटिकल रीजंस। अब आप सेकंड नंबर लगा के लिखेंगे आर्थिक कारण या इकोनॉमिक रीजंस। अब आपको एग्जाम के अंदर नहीं लिख के आने, क्योंकि आपकी ज्यादातर एग्जाम्स जो आप तैयारी करें सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है। लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव, एक सेकंड पहले मैं लिखा देता हूँ, आर्थिक कारण, इकोनॉमिक रीजंस। अब एग्जाम के अंदर मान लिया आपके क्वेश्चन आ गया कि 1857 की क्रांति के कारण क्या है, राजस्थान के अंदर 1857 का विद्रोह या फिर जो भी भड़कने के पीछे निम्न कारण है।
या निम्न कारण सत्य है ना, ऐसे करके 2-3 आपको कारण दे दे, जिनमें से एक दे दिया जाए कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप करना, है ना, ऐसी चीजें दे दी जाए, ये स्टेटमेंट ट्रू है या रॉन्ग है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई। इसलिए इनका पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है, इनको छोड़ नहीं सकते। आर्थिक कारणों के अंदर समझिए, आर्थिक क्या होता है, आर्थिक इकोनॉमी क्या होती है, पैसे से रिलेटेड, पैसे के इर्द गिर्द अगर हमारी कोई भी बात घूमे उसको हम हमारी इकोनॉमिक डिस्कशन कहेंगे, पैसे से रिलेटेड, है ना। पैसे और ग्रोथ, ग्रोथ भी किस चीज के अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसा ही पैसा समझो बस। तो आप पैसे से रिलेटेड बात हो या पैसे से रिलेटेड मैटर हो, उनके अंदर अगर कोई इंटरफेयर करने लग जाए तो वो आर्थिक विद्रोह के बारे में, सॉरी, आर्थिक कारण बन जाएंगे जिसकी वजह से विद्रोह हुआ। समझाऊंगा मैं। अब आर्थिक चीजें क्या क्या हो सकती है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर 3 चीजें आती है भाई, या किसी भी इकोनॉमी के अंदर 3 चीजें आती है, कृषि आती है, उद्योग आता है और सेवाएं आती है। कृषि, उद्योग और सेवाएं, ऐसी चीजें आती है भाई। कृषि का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर। उद्योग का मतलब होता है इंडस्ट्रीज, और सेवाओं का मतलब होता है सर्विसेज। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, कुछ भी उगाओ, कुछ भी बेचो, पैसे कमाओ, राजा को दो टैक्स, है ना। ऐसे तरीके से पैसे आ सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर टोपी बनाओ, है ना, गमला बनाओ, फूल बनाओ, कपड़े बनाओ, जो भी बनाओ, इंडस्ट्री है, उसके थ्रू जो भी पैसे आए वो इंडस्ट्री। सेवा क्या होती है, सेवा क्या होती है, मान लेते हैं कि जो आपके स्क्रीन पे जो भी काम हो रहा है अभी इस टाइम पे, पढ़ाया जा रहा है आपको, इसमें ना तो आपको कोई पैसे देके मतलब सॉरी, कोई प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है ना बेचा जा रहा है ना, फिजिकल प्रोडक्ट। कि ऐसे थोड़ी मैं आपको कोई पेन बेच रहा हूँ या कोई समोसे बेच रहा हूँ, कोई भी चीज़ बेच नहीं रहा, या फिर मैं गेहूं की बोरियां लेके खड़ा हूँ कि ये गेहूं की बोरी ले लो, है ना। कहीं भी मटेरियल नहीं दिख रहा आपको, एक सेवा जो हो रही है वो दी जा रही है। हालांकि इसके पैसे नहीं लग रहे, पैसे भी लगते हैं सेवाओं के। कोचिंगों में जा जाके पढ़ते हैं, है ना, स्कूलों में जा जाके पढ़ते हैं, या हम पुलिस की सहायता लेते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए, या कोई भी चीज़ हो गई आपकी गुम हो गई, कोई एफआईआर लिखा के आ गई, ये सारी सेवाएं हैं भाई, जिसमें कोई फिजिकल चीज़ तो मिली नहीं, लेकिन फिर भी आपने पैसे दिए, या फिर कोचिंगों में पढ़ के पैसे दिए, स्कूलों में पढ़ के दिए, तो एक आर्थिक जो है साइकिल ये तो चली ना, इकोनॉमिक साइकिल। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये मेन पिलर्स होते हैं भाई किसी भी इकोनॉमी को डिसाइड करने वाले। तो इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन अब एक चीज़ समझना, अंग्रेजों के द्वारा होता क्या है, अंग्रेज क्या है, यहाँ पे क्यों बैठे हैं राजस्थान के अंदर, राजस्थान के राजाओं का बढ़िया से राज चले इसलिए ना, राजस्थान की जो प्रजा है वो बढ़िया से मजे मारे, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े, है ना, बढ़िया फैसिलिटीज का यूज करे इसलिए ना। व्यापार, व्यापार सिर्फ पैसा, क्योंकि उनको पता है एक न एक दिन यहाँ से जाना है, तो जितना इनको लूट सको हर तरीके से लूटो। क्या रूल था संधि का, कि राजा जो होगा वो अपने आंतरिक मामलों में देखेगा, हम विदेशी मामले देखेंगे। विदेशी मामले क्या, सेनाएं वगैरह, है ना, एक्सटर्नल जितने भी अफेयर्स है, तो अब उसके नाम पे अंग्रेज जो है वो पैसे ले सकते हैं। कैसे, कि भाई सेना को भूख लगे तो खाने के लिए पैसे दो, सेना में कोई इंजर हो गया या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या मेडिकल इक्विपमेंट्स, या सेना के जो भी लड़ाई वाले इक्विपमेंट्स है, धनुष तलवार या जो भी है, उन सब चीज़ों के कपड़े, सिलाई बिलाई, कुछ भी जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें राजा से ही तो ली जाती थी। राजा के पास पैसे कहाँ से आएंगे, अंग्रेज थोड़ी देंगे। राजा प्रजा से टैक्स लेता है, जैसे आज मोदी जी की सरकार है या राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की सरकार है, ये यहाँ के जो जन सामान्य लोग होते हैं टैक्स, इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, उनसे टैक्स तो लेते हैं, उसी के बेसिस पे तो देश चलता है। ठीक है, जीएसटी वगैरह, एसजीएसटी और आईजीएसटी, तो इन सब के बेसिस पे तो देश चलता है। तो अंग्रेजों को पैसे कहाँ से मिलेंगे, राजा से, टैक्स वगैरह से। कृषि से भी टैक्स लिया जा सकता है, उद्योग वालों से भी टैक्स लिया जा सकता है। सेवाएं उस टाइम पे हुआ नहीं करती थी, है ना, स्कूलें थोड़ी बहुत ही थी, मंदिरों में पढ़ते थे भाई, छोड़ो। तो इन सब रीजन से पैसा आ सकता है। अब अंग्रेज क्या करते हैं, राजाओं के कीड़ा करते हैं कि भाई पिछली साल तो आपने ना लगभग 1 लाख रुपए दिए थे, उसमें तो कुछ ही नहीं हुआ। 1 लाख के अंदर देखो ये गोला बारूद कम पड़ गए, इनको ना पुराने कपड़ों से काम चलाना पड़ रहा है, पुरानी तलवारों से काम चलाना पड़ रहा है, जो भी चीजें हैं बहाने बना बना के पैसे बढ़वाने से मतलब था। अब इन पे प्रेशर डालेगा राजा पे। राजा को पता है कि अगर अंग्रेजों की बात नहीं सुनी तो ये सेनाएं नहीं बचेंगी, सेनाएं नहीं बचेगी तो मेरी सुरक्षा नहीं बचेगी, कोई भी मेरे से लड़ाई वड़ाई करके मराठे आ जाएंगे, क्या पता कल को। डराते भी थे इनडायरेक्टली कि आप हमें ये नहीं दोगे तो आपके क्या पता है वो फलाना मराठा जो है ना
बढ़िया खार खा के बैठा आपसे। खार समझते हैं क्या? दुश्मनी वगैरह कि भाई आपकी एस्तेसी कर देगा वो। मिल जाओ बस एक बार अकेले उसको। डर लगे राजा को, तो राजा को तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो कृषि पे टैक्स बढ़ाया, उद्योग पे टैक्स बढ़ाया, सेवाओं पे टैक्स बढ़ाया, काफी सारी चीजों पे टैक्स बढ़ाया। आप तो बस लिखना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे आर्थिक कारणों के अंदर क्या लिखेंगे? किसानों से अधिक भू राजस्व वसूला गया। किसानों से अधिक भू राजस्व वसूला गया। क्योंकि क्योंकि समय समय पर ब्रिटिशर्स, समय समय पर अंग्रेज या ब्रिटिशर्स, अंग्रेज राजा से अधिक का अधिक पैसों की डिमांड करते थे, है ना, या मांग करते थे। इंग्लिश वाले लिखेंगे हाई लैंड रेवेन्यू, हाई लैंड रेवेन्यू, हाई लैंड रेवेन्यू, हाई लैंड रेवेन्यू was collected from the farmers by the king because Britishers used to demand more and more money टाइम टू टाइम। लिखना चाहो तो लिख लो, वरना ठीक है, मोर एंड मोर मनी। अब एक चीज और समझना, ये तो हुई कृषि से रिलेटेड बात। कृषि में इतना ही दे सकते हैं भैया, आप भू राजस्व और ज्यादा ले लो, क्योंकि जमीनें क्या, सुनना, भू राजस्व क्या होता है, बात तो समझना कि राजा है, सब कुछ राजा का, सब कुछ राजा का, प्रजा राजा की, जितनी भी जमीनें हैं, आप जिस पे भी कमरे पे रह रहे हो, सब कुछ राजा का है। आज की तारीख में भी आपका जो घर है, पट्टे का ही घर हो, कुछ भी बनवा रखा है आपने, वो आता तो भारत सरकार के अंडर में है। आपने एक मोटी रकम देके उसको 99 साल के लिए, 100 साल के लिए लीज पे लिया एक तरीके से। वो बाद में टाइम टू टाइम ट्रांसफर होती रहती है, आप ये टैक्स भरते रहते हो, आपको समझ में आता नहीं है। हालांकि इस टैक्स की अमाउंट बहुत कम होती है, तो सरकार अपनी तरफ से भी कंपनसेशन देते देते ये, लेकिन कभी भी ये जमीनें आपकी सरकार अपने यूज में ले सकती है ना। तो भू राजस्व क्या है? सरकारी जमीन या राजा की जो जमीन है, उसके ऊपर कृषि करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, उसके ऊपर जैसे डांस ही करो आप, कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करने के लिए जो दिया गया टैक्स है ना, एक तरीके से, एक सेकेंड, तो जो दिया गया जो टैक्स है, उस चीज को ही क्या बोल देंगे? लैंड रेवेन्यू। अब लैंड रेवेन्यू चाहे से किसान 20-25 मूंग की बोरियों की फॉर्म में दे या पैसों की फॉर्म में दे, वो उसकी टेंशन है भाई, राजा को मतलब नहीं है। राजा के उस जमीन से कुछ ना कुछ आना चाहिए, और राजा की जगह वो जाता किसको है? ब्रिटिशर्स को, प्रसाद चढ़ जाता है भाई। तो ये चीज समझिए आपने। फिर एक दूसरी चीज आपको पता ही है, पहले के जमाने में इंडिया के अंदर तो कोई इंडस्ट्रीज थी नहीं, है ना, मशीनें नहीं थी, और बढ़िया बढ़िया साधन नहीं थे, सारे अंग्रेजी लेके आए थे। ब्रिटिशर्स ने एक फायदा उठाया किस चीज का? अंग्रेजों के अंदर जो इंग्लैंड है, वहां पे एक औद्योगिक क्रांति होती है भाई, इसी टाइम पीरियड के आसपास, 1840 वगैरह, ये सब टाइम पीरियड के आसपास औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति का, मैंने बोला क्रांति क्या होती है, एक बहुत बड़ा चेंज आ जाए, रिवोल्यूशन आ जाए। वहां पे इंडस्ट्रियां डलनी स्टार्ट हो गई, भयंकर इंडस्ट्रियां डलनी स्टार्ट हो गई, है ना, किसी भी चीज की, हर चीज की, जो कहो उस चीज की इंडस्ट्रियां डलनी स्टार्ट हो गई, इसलिए उस चीज को बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। अब उस औद्योगिक क्रांति के होने से क्या हुआ? ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश इंडिया दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। जो भी होता है ब्रिटिश इंडिया के अंदर, उसका टैक्स सारा का सारा, उसका पैसा का पैसा, सारी चीजें वहां जाती है। अब वहां पे जब औद्योगिक क्रांति है, अंग्रेज क्या करेंगे? इंडस्ट्रीज के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए, किसी भी चीज के लिए। मान लेते हैं कपड़ा बनाना है या टोमेटो सॉस बनाना है, टमाटर चाहिए भाई उसके लिए, है ना, बनाना चिप्स बनानी है तो टमाटर बनाना चाहिए, उसके लिए कच्चा माल चाहिए। अब क्या होता है, कृषि के अंदर ये सारी चीजें होती है। कृषि के अंदर मान लो कपास उगा रहा है कोई किसान, मान लीजिए आप वो किसान, और आप कपास उगा रहे हो, आपको वैसे ही राजा बहुत टैक्स लेता फिरता है आपसे। आपसे मान लीजिए अंग्रेज आके पूछता है, कपास हो गया या केले की खेती करते हो या टमाटर टमाटर उगाते हो, मान लीजिए आपसे पूछा कि भाई टमाटर क्या भाव दिए, एक बोरी के भाई राजा साहब तो हमें 15 रुपए देते हैं, और कितनी बोरियां उगा लेते हो? तो भाई 15-20 बोरी, 20 बोरियां हो जाती है लगभग। राजा कितने रुपए देता है? 15 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 300 रुपए देते हैं।
300 रुपए में क्या होता है भाई, तेरे तो पूरा घर ही नहीं चलता, ये है वो है, तू तो गरीब का गरीब रह जाएगा। राजा की तो तू सारा तेरी मेहनत चढ़ा रहा है। तेरे बच्चे देख कैसे भूखे एकदम तलीरों की तरह घूम रहे हैं, ये देखे तो नहाया भी नहीं अभी तक। बढ़िया से एक काम कर, 500 रुपए ले, सारी की सारी बोरियां मुझे दे, इसको आज ही के आज नहला के बढ़िया शर्ट दिला, है ना। ऐसी बातें अगर करेगा तो कोई भी किसान जिसने पैसे देखे नहीं है, 300 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, उसके पास में 200 रुपए उड़ा रहे हैं, लगभग 70-80% और पैसा ज्यादा आएगा तो वो तो बिना सोचे समझे बिना सारा का सारा सामान बेच देगा और राजा को क्या कर देगा, पैसे में टैक्स दे देगा। वो ऐसे थोड़ी बताएगा कि 500 में मिली ये चीज। ऐसे ही करके अलग अलग कपास हो गया है ना, सूती वस्त्र के लिए, ये सब चीजों के लिए अंग्रेज क्या करते थे, कच्चा माल खरीदते थे भयंकर तरीके से। अब देखो राजस्थान के जो लोकल व्यापारी हैं, जैसे मान लीजिए सूत काटने वाले हैं, कपड़े बनाने वाले हैं, शर्ट बनाने वाले, पैंट बनाने वाले, या फिर कोई कुछ भी बनाने वाले, पापड़ बनाने वाले, सारे कोई भी व्यापारी तो राजस्थान के अंदर भी बैठे हैं। उनको भी तो कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल मिल नहीं रहा, कौन ले जा रहा है, अंग्रेज ले जा रहे हैं। हम मान लेते हैं आप किसान, आपके भाई किसान, आपके पापा किसान, सारे अलग अलग किसान हो, आपकी फैमिली में सारे किसान हो मान लेते हैं। अब ऐसे ही आपकी पूरी गली में मान लेते हैं सारे के सारे किसान थे। अब आपके अंग्रेज रोज आते हैं आपको बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे दाम के अंदर पैसे देने। फिर उसके बीच में एक आया आपके पास में लोकल व्यापारी, जिसके साथ में आपके बढ़िया संबंध भी थे। वो लोकल व्यापारी है, भाई क्या कर रहे हो, सामान तो दिया ही नहीं आपने, कच्चा माल नहीं आ रहा काफी टाइम से। आ बोलो भाई, बेच दिया, तू हमें लूटता था, तू सिर्फ 300 रुपए में देता था, या राजा जो है हमें काफी कम पैसों में देता था, हमें तो बढ़िया पैसों मिल गया। अभी कच्चा माल तो उस व्यापारी को भी चाहिए, उसको भी तो व्यापार चलाना है, या राजा को जो है उसको भी तो चीजें चाहिए। राजा तक चीजें पहुंच नहीं रही, या राजा को छोड़ो एक बार के लिए, व्यापारी की अगर मैं बात करूं, व्यापारी के पास में चीजें पहुंच नहीं रही है ना, व्यापारी के पास में चीजें पहुंच नहीं रही, इसलिए क्या होता है, व्यापारी को ज्यादा पैसे देने के लाले पड़ जाते हैं। यार कैसे भी करके सामान तो ले, कच्चा माल तो ले, वरना मेरी तो दुकान ठप हो जाएगी, मेरी दुकान के ऊपर काम करने वाले 20 मजदूर हैं, वो ठप हो जाएंगे, उनको मैं कहां से पैसे दूंगा। तो उसको बड़े दामों के अंदर उठानी पड़ेगी। जितनी कम चीजें होती है, जैसे कि कई बार आप देखते हैं ना, कांदों के या प्याज के भाव बढ़ गए, नींबू के भाव बढ़ गए, क्यों, क्योंकि मार्केट में बहुत कम नींबू है, लेने वाले सारे के सारे नींबू की शिकंजी पीने वाले हैं, तो ज्यादा दाम पे उठाएंगे। ऑलरेडी अंग्रेजों ने दाम बढ़ा रखे हैं उसके, आप और महंगे दामों पे उठाओ तो सारे उठा नहीं पाएंगे, सारे नहीं उठा पाएंगे तो व्यापार ठप होगा, व्यापार ठप होगा तो मजदूर हैं वो भी ठप होंगे, सारे ठप होंगे तो वो किससे विद्रोह करेंगे, किससे गुस्सा करेंगे, अंग्रेजों से, है ना। तो आप सेकंड चीज के अंदर क्या लिखेंगे, सेकंड चीज के अंदर, एक सेकंड, हाँ जी भाई। तो हमने एक चीज देख ली थी, कृषि के कारण क्या क्या लोगों को नुकसान हुआ जिसकी वजह से विद्रोह हुआ। हमने ये भी समझ लिया कि व्यापारियों के नुकसान करवाने से मजदूरों के नुकसान हुआ, काफी सारी चीजें हुई, डिटेल में देख लिया। अब एक चीज समझना आप मेरे से, मान लेते हैं कि कोई कपड़ा बनाने वाला है ना, स्वेटर बुनते हैं हम अपने घर में, देखते हैं स्वेटर जो बुनते हैं, उस स्वेटर के अंदर कितनी बढ़िया से बना लो, बढ़िया है, मोटे बढ़िया उनकी अच्छी क्वालिटी के उनकी स्वेटर बनाते हैं हम, लेकिन फिर भी उसकी फिनिशिंग जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता ही है। घर में ना महिलाएं सीख लेती है केक बनाना, ये सब की, ओ भाई बाहर का केक नहीं, हम खुद बना के खिलाएंगे आपको। बट फिर भी आप जब उसको एकदम ढंग से देखते हो ना, तो वो अपनी जान में बनाया हुआ सा होता है, लेकिन वो इतना परफेक्ट नहीं होता है। टेस्ट में हो सकता है बढ़िया हो, लेकिन दिखने में थोड़ा सा अजीब सा होता है। अब अगर कपड़ा ऐसा हो, जैसे मान लीजिए आप कोई पैंट खरीद रहे हैं, शर्ट खरीद रहे हैं, या कोई स्वेटर खरीद रहे हैं जिसके अंदर इधर उधर से धागे निकले हुए हैं, वो आप प्रेफर करेंगे, या फिर अगर आपके सामने बहुत ही ऐसे, जैसे कोई गुच्ची का कोई जैकेट रख दे, या फिर कोई ऐसे बढ़िया एकदम एकदम बढ़िया बिना सलवट का, बिना किसी धागे का निकला हुआ, ऐसे एकदम शानदार दिखने में, आप बेसिक सी बात है उसकी तरफ जाओगे। लेकिन अगर अब आपको वो चीज सस्ती और मिलने लग जाए, है ना, सस्ती और मिलने लग जाए, तो आप तो उस पर टूट ही पड़ोगे। कैसे सस्ती क्यों मिलेगी आपको इतनी बढ़िया चीज। देखिए अंग्रेजों ने कपास खरीद लिया बहुत महंगी रेट पे, जो व्यापारी खरीदते थे उससे, लेकिन अंग्रेजों के पास पैसों की कमी नहीं है। पहली बात, कच्चा माल किसके पास, सारा का सारा अंग्रेजों के पास। अब अंग्रेजों ने क्या किया, उसको अपनी इंडस्ट्रीज में जाके, इंडस्ट्रियों में जा जाके बढ़िया एकदम मशीनों से बनवाया है, हाथ इंसान का लगा ही नहीं उस पर, तो वो चीज शानदार ही बनेगी, डेफिनेट सी बात है। अब आपको कितना ही बुरा लगे, आपसे तेज कंप्यूटर काम करता है तो करता है, उसमें इमोशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, हम कहने को बहाने बीच ढूंढ लेते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा हर इंफॉर्मेशन को एग्जैक्ट एज इट इज 100% आपसे ज्यादा बढ़िया से स्टोर करता है।
तो वैसे ही मशीनें जो होंगी वो इंसानों से कितने इंसान बढ़िया से बना ले, लेकिन कहीं ना कहीं मशीन को आप टक्कर नहीं दे सकते, ये आपकी लिमिट है, बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। तो वो बढ़िया से वो कपड़े बनाएंगे और बढ़िया से जब अगर वो मार्केट में बेचने के लिए आप जाएंगे, एक 100 रुपीज़ का शर्ट खरीदेंगे जिसके अंदर बढ़िया से धागे निकले हुए हैं, अजीब अजीब सा दिख रहा है ना, टांके दिख रहे हैं बाहर से, और दूसरी तरफ आप देखोगे कि यार ये शर्ट तो एकदम शानदार है, बढ़िया से इसके टांके वांके भी नहीं दिख रहे और दिखने में भी बढ़िया लगेगा, कहीं सगाई पताई में जाएंगे तो बढ़िया से, है ना, वरना तो बेइज्जती करा के आएंगे, और साथ ही साथ में 100 की जगह 30 रुपए में ही मिल रहा है, तो आप तो वही लोगे ना, अंग्रेज उसको 30 में ही बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे। एक स्ट्रेटेजी और होती है कि अगर आप मार्केट के अंदर जैसे मैं लिखाऊं क्या फालतू में, ज़्यादा लंबा बताने का कोई सेंस नहीं है। जैसे जियो कंपनी जब आई थी, इन्होंने इंटरनेट लॉन्च किया था, 300 साढ़े 300 रुपये में 1 GB इंटरनेट मिला करता था, सिर्फ 1 GB, और वो भी 1 महीने के लिए, 28 दिन के लिए। उसको बचा बचा के लोग कैसे यूज़ करते थे, वो लोग ही जानते हैं जिन्होंने जियो से पहले भी इंटरनेट इस्तेमाल किया है ना, जिनके हाथ में डायरेक्ट जियो का फ़ोन आया, जियो की सिम आई है, उनको नहीं पता। बट जैसे ही जियो आई, उसने क्या किया, अपने पैसे लगा के बहुत सारा इंटरनेट फ्री में बांटा। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी दिखा दो ऐसा इतना इंटरनेट बांटते हो, कहीं नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। अब जो जियो कंपनी है उसने इतना भयंकर इन्वेस्टमेंट किया और लोगों को फ्री में इंटरनेट दिया, कई कई टाइम तक तो एकदम फ्री में, फिर 4 GB कर दिया पर डे, है ना, फिर बाद में ऐसे करते करते आज की तारीख में भी अनलिमिटेड 5G मिलता है ना, आप कितने का ही रिचार्ज करा लो, अनलिमिटेड होता है तो अनलिमिटेड ही होता है। अब ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराओगे तो सामने एयरटेल की कंपनी है, वोडाफोन की कंपनी है, जो कंपनी घाटे में है ऑलरेडी, वो तो वैसे ही नहीं और लोन उठा के आपको कम्पीट कर सकती, तो वो तो पहले ही एलिमिनेट हो गई। जो आपकी टक्कर की है वो भी व्यापार कम कर पाएगी, क्योंकि आपसे पहले, सॉरी, उससे पहले आपने इन्वेंट कर ली ऐसी चीज, और आप दिए जा रहे हो, आपने सिम जोड़ ली, आपने लोग जोड़ लिए और बढ़िया नेटवर्क दे रहे हो। अब वो भी लेके आएंगे तो उनके पहले वैसे नुकसान कि वो कमाई जो हो रही थी वो नहीं होगी, आपको भी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। एक बार जो बड़ा बन जाता है, ज्यादा पैसे लगाने वाला हर कितने ही दामों के अंदर घाटा खा के भी कस्टमर जोड़ लेता है और बाद में मोनोपोली कर लेता है। मोनोपोली क्या होती है कि मार्केट में सिर्फ एक ही हो ऐसा जो फलानी चीज बेचता हो, अब चाहे से वो इंटरनेट हो, है ना, उसके सामने कोई नहीं टिकने वाला, वैसे वाली बात। तो ऐसी अगर चीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दूसरों के नुकसान ही होगा, तो ऐसे काम अंग्रेज करते थे। तो आप क्या लिखेंगे, सेकंड चीज लिखेंगे, जो अंग्रेजी उत्पाद सस्ते, अंग्रेजी उत्पाद सस्ते सस्ते होते थे। मैंने समझाया आपको थोड़ा सा एक शर्ट के एग्जांपल से, सस्ते अंग्रेजी उत्पाद सस्ते व उच्च गुणवत्ता वाले होते थे, अंग्रेजी उत्पाद सस्ते व उच्च गुणवत्ता वाले होते थे, जिसके सामने हमारे घरेलू उत्पाद, जिसके सामने हमारे घरेलू उत्पाद, जिसके सामने हमारे घरेलू उत्पाद फीके पड़ते थे। इस वजह से हमारे घरेलू उद्योग में मंदी आई व वह काफी मजदूर बेरोजगार हो गए, जिस वजह से, अब ये चीज आपको पता, क्रांति की चल रही है, तो आप बार बार में मत लिखो जिस वजह से लोगों के अंदर आक्रोश आ गया, ये बात आप किसी भी लाइन के पीछे जोड़ सकते हो। इंग्लिश में लिखना आप, ब्रिटिश गुड्स, गुड्स बोलते हैं उत्पादों को, है ना, जीएसटी की फुल फॉर्म के अंदर आता ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस यानी कि जो सर्विस देते हैं, उसके अंदर गुड्स जो है गुड्स बेचते हैं। अब वो गुड चाहे से गेहूं हो, किसानों के द्वारा उगाया हो, चाहे से वो कोई क्या बोलते हैं उसको, एसी हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, है ना, ये तो खेत में नहीं उग सकते ना एसी कंप्यूटर, या देखें ऐसे कोई पेड़ है कि वो एसी टंगरी है, ये वोल्टास का पेड़ है ना। तो ब्रिटिश गुड्स वर चीप एंड चीप एंड चीप एंड ऑफ गुड क्वालिटी and in front of them our products या products failed, so डोमेस्टिक इकोनॉमी या फिर डोमेस्टिक ट्रेड व्यापार
या फिर इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड, ऑलरेडी कम थी भाई, डिक्लाइंड एंड मेनी वर्कर्स गॉट या बिकेम अनएम्प्लॉयड। आज हम अनएम्प्लॉयड है तो बेरोजगार है, अब आक्रोश ही करेंगे, अंग्रेजों को बढ़िया बढ़िया राजस्थानी गालियां देंगे, है ना। आती है क्या आपको? तो तीसरी चीज हम क्या लिखेंगे, देखिए एक चीज और समझना, जैसे कि ये हमारा भारत है, यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे कहीं पे सिंध है, यहाँ पे अरब कंट्रियां हैं, अरब कंट्री है, यहाँ पे सिंध है मान लेते हैं, ये दिल्ली है, ये गुजरात है ना, ये महाराष्ट्र है। अब दिल्ली को जो हमारी मेन सत्ता है, या कलकत्ता है मान लीजिए, है ना, अंग्रेजों के टाइम पे कलकत्ता मान लो, मेन सत्ता जो है उसके पास में भी तो सारे कनेक्शंस होने चाहिए, है ना, पैसे आने चाहिए, प्रोडक्ट्स आने चाहिए, गुड्स आने चाहिए, है ना, ज्यादातर वहीं आएगी, सारे मामलात जो है वहीं पे हल होंगे। इसके पास में अगर चेन बनानी है, सिंध से कुछ काम है, तो भाई राजस्थान के थ्रू जाओ, जाने को ऐसे भी जा सकते हो, पर जम्मू कश्मीर महंगा पड़ता है, क्योंकि रिस्की भी पड़ता है ना, पहाड़ी वाड़ी एरिया क्रॉस करो, टाइम भी लगता है, हर तरीके से कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अरब कंट्रीज में जाएंगे तो राजस्थान चाहिए, इधर आ जाओ गुजरात आ जाओ तो राजस्थान चाहिए, महाराष्ट्र जाना है तो राजस्थान चाहिए, अब जाने को ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन सीधा रूट तो यही है ना, तो इधर चले जाओ, या कलकत्ता वालों को भी कोई भी तरीके से। कुल मिला के मेरा सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि जो ट्रेड रूट्स है ना, वो राजस्थान से होके गुजरती थी। अब ट्रेड रूट्स ही नहीं, एक चीज और समझिए, मैंने आपको बताया था कि लगभग 700वीं ईस्वी के अंदर जो है तुर्क वगैरह यहाँ पे आके बैठ गए थे। अब ये चाहते हैं दिल्ली, ये चाहते हैं इंडिया के अंदर किधर से भी इंटर करें, कभी कभी जम्मू कश्मीर से ट्राई करते थे, लेकिन इनको इधर वाले राजस्थान वाले इनसे यहाँ पे जब भी झड़प होती थी भगा देते। मेन आने का रूट ये है भाई। अब ये यहाँ पे बैठे हैं राजस्थान, इंडिया का सबसे शानदार जो फाइटर्स है या फिर शूरवीर है, सारे हैं भाई अपने में, लेकिन इन्होंने 480 सालों तक कभी भी अंग्रेजों को सॉरी ये जो बाहरी आक्रमणकारी है तुर्क वगैरह हो गए, इनको एंटर करने नहीं दिया गया। वो तराइन का सेकंड युद्ध जब हार जाते हैं तब जरूर पहली बार, है ना, इनका यहाँ पे वर्चस्व बढ़ता है, इससे पहले तो नहीं बढ़ा। लेकिन वो सब चीजें नहीं पढ़ रहे हम ये पढ़ रहे हैं कि आने के लिए तो राजस्थान ही चाहिए। अब राजस्थान अगर बीच में आएगा तो राजस्थान क्या लेगा, टैक्स लेगा। तुर्कों से मतलब नहीं है, हमें समझने से मतलब है। तो राजस्थान अगर टैक्स लेगा, टोल टैक्स लेगा, मतलब कहने के लिए एक तरीके से टैक्स लेगा, तो राजस्थान के रेवेन्यू बढ़ेगा, राजस्थान के फायदा होगा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये भारत है मान लेते हैं। देखिए ये समझना बहुत जरूरी होता है, वरना ऐसे तो मैं आपको लिखवा दूं, लिखवाने में मेरा क्या जाता है। और ये जो भी मैंने लिखवाया है ना, ये सारी स्टोरियां सी तो है, मतलब आपको इनकी डिटेल पता हो जाएगी एक बार में, तो उसके बाद में कोई टेंशन ही नहीं है। ये कहीं राजस्थान है मान लेते हैं एक बार के लिए, है ना, और ये सिंध है, ये यहाँ पे अंग्रेज बैठे हैं दिल्ली के अंदर, कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता को छोड़ो, एक बार दिल्ली से ही बात करते हैं। अब जाना है सिंध, इतना लंबा रूट तय करो, राजस्थान वालों को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, है ना, कोई भी काम के लिए, व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए पैसा दो। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया, यहाँ पे गुजरात के अंदर पोर्ट बना दिया, है ना, सूरत के अंदर सॉरी गुजरात के अंदर पोर्ट बना दिया, बंगाल के अंदर सॉरी बंगाल नहीं, बॉम्बे के अंदर पोर्ट बना दिया। ये क्या करते थे, समुद्र नदियों के थ्रू वो करते थे व्यापार, मैं क्या बोल रहा हूँ, नदी सॉरी समुद्र के थ्रू व्यापार करते थे। ये इनके इजी क्यों पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्ट बना हुआ है, इससे इसकी डिस्टेंस जो है वो लगभग 30-40 किलोमीटर के आसपास है। इस पोर्ट से सिंध जो है आराम से दिखता है, खड़े खड़े नग्न आंखों से दिख जाता है। तो यहाँ से आने की बजाय राजस्थान से क्यों जाएंगे वो, यहाँ पे पोर्ट बन गए, बंदरगाह बन गए, तो ये सिर्फ यहाँ काम थोड़ी आएगा, आगे यूरोप के लिए भी काम में आएगा, अरब कंट्रीज के भी काम में आएगा, अलग अलग जगह पे काम में आएगा। तो इनके व्यापार तो और बढ़िया से फैलेंगे, काफी फैला हुआ बिजनेस है वो वाली बात। तो ऐसे करने से क्या हुआ, हमारे ट्रेड रूट्स चेंज हो गए, व्यापार के जो रास्ते हैं वो चेंज हो गए, इससे कोई नहीं आ जा रहा, यहाँ पे टैक्स मिलना कम हो गया। अब
यहाँ के लोगों को कम टैक्स मिलेगा तो यहाँ पे कम वाणिज्य होगा, कम व्यापार होगा, कोई वाली बात। एट द एंड काफ़ी लोग हताहत होंगे अंग्रेजों की वजह से, जिसकी वजह से क्रांति के एक रीज़न मिलेंगे। अब क्या हुआ, यहाँ के व्यापारी जो है उनको नुकसान होगा। जैसे मान लेते हैं सिंध वालों को व्यापार करना है अंग्रेजों से, है ना। बीच रास्ते के अंदर ये जो भी क्या बोलते हैं उसको, व्यापारी जो कॉरिडोर होगा, है ना, ट्रेडिंग जो कॉरिडोर है, ट्रेड कॉरिडोर जो है, इस ट्रेड कॉरिडोर में जितने भी व्यापारी आएंगे उनके माल बिकेंगे, है ना। सिंध को कुछ लेना है देना है, यहाँ पे भी व्यापार होंगे, यहाँ के व्यापारियों को भी फायदा हो जाएगा। जैसे सिंध से कोई माल आया है या फिर दिल्ली से कोई माल बाहर जा रहा है, तो कुछ की खरीद वगैरह अपने व्यापारी भी करेंगे, या अपने व्यापारी भी क्या करेंगे, अपना माल जो होगा सिंध पहुंचा देंगे। वो भी अपना माल बेच सकते हैं इस रूट से, कुछ भी जाएगा तो, है ना। लेकिन क्या होगा, ब्रिटिशर्स ने क्या कर दी, अपने ट्रेड रूट्स चेंज कर दिए। अब व्यापारियों के ये माल जा नहीं रहे, इनको अगर भिजवाने हैं तो बंदरगाह पे आओ, बंदरगाह से भिजवाओ। अब बंदरगाह पे आप जाओगे तो आपसे पैसे कौन लेगा, अंग्रेज लेंगे। ट्रेड रूट चेंज हो गए, व्यापार ठप होने लग गया धीरे धीरे। और दूसरी चीज और, अंग्रेजों ने क्या किया, जो हमारे व्यापारी हैं राजस्थान के, देखिए एक चीज तो क्या बोलते हैं, घमंड के आते हुए नहीं कहें, लेकिन अगर नॉर्मली भी कहें ना, तो राजस्थानी लोग जो होते हैं बढ़िया व्यापार करते हैं भाई। गुजरात वाले भी बहुत अच्छे से व्यापार करते हैं, जो हमारे आसाम बंगाल है उधर आपको बहुत वैसे राजस्थानी आपको हर जगह देखने के लिए मिलेंगे, है ना। कहीं भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ ना जाए बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, ऐसे करके जो कहावतें चलती है वगैरह वगैरह। महाराष्ट्र के अंदर पूरा जो बॉम्बे है, महाराष्ट्र जो है उसके अंदर बहुत राजस्थानी व्यापारी बैठे हैं। जोधपुरी मिष्ठान भंडार जो है समुद्र के अंदर भी खुल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। इतने बढ़िया से व्यापारी है, पूरा व्यापार के लिए इतना डेडिकेटेड लोग हैं राजस्थान वाले। सुबह स्टार्ट कब होती है, भोर का पहली जो किरण होती है उससे इनकी दुकानें खुल जाती है, और वो कब बंद होती है, जब इनको लगे ना कि अब तो कुत्ते भी सो गए हैं गली के, तब जाके इनके काम जो होते हैं वो बंद होते हैं। तो इतने बढ़िया व्यापारी है, और हर तरीके से मनाने करने में, मैनिपुलेशन करने में, सारी, एक सेकंड सॉरी, हाँ, तो मैनिपुलेशन वगैरह करने में बढ़िया से एक्सपर्ट हैं भाई। व्यापार इसी को कहते हैं जिसकी बोली में दम है, जिसके कन्वीनियंस कन्विंसिंग पावर जिसकी ज़्यादा है, वही बढ़िया से व्यापार करता है। तो ब्रिटिशर्स को क्या लगा कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कि यहाँ के व्यापारी जो है उनको तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, इनको हम वहाँ वहाँ ले जाएं जहाँ पे हमारे फायदे हो सकते हैं। तो इन्होंने राजस्थान के काफ़ी व्यापारियों को बॉम्बे भेजा, गुजरात भेजा, है ना, इधर इवन कर्नाटक वगैरह साउथ स्टेट्स के अंदर भी आपको मिल जाएंगे, असम भेजा, जहाँ जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे भेजा कि आप यहाँ पे व्यापार कर लो। आप तो बस व्यापारी बढ़िया हो, आपको तो सारे रिसोर्सेस हम प्रोवाइड करवाएंगे, सिक्योरिटी चाहिए तो सिक्योरिटी हम देंगे, है ना। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम बैंक से लोन दिलवा देंगे, है ना। और अगर आपके लोन के अंदर आपको ऐसे डाउट है कि यार आपके साथ में गड़बड़ी हो सकती है, तो पॉलिसीज वगैरह है आपके साथ, आपके वो पॉलिसीज बनवा देंगे, जीवन के बीमा बनवा देंगे, ये सारी चीजें करवा देंगे। सारी फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करवा दी व्यापारी को, तो व्यापारी को तो व्यापार करने से मतलब होता है भाई, वो कहीं भी बैठ के करे, है ना। तो वो व्यापारियों को उठा उठा के ले गए। काफी सारे आप नाम भी सुनते हैं, जैसे कि मित्तल हो गए, बिरला हो गए, बजाज हो गए, झुनझुनवाला हो गए, आपको हर जगह देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा कहते हैं कि भाई जो ये जो क्या बोलते हैं उसको, इवन इंडिया के अंदर जितने भी अमीर लोग हैं ना, उनमें से 4-5 छोड़ दो, अडानी अंबानी छोड़ दो और ये सब छोड़ दो, उसके अलावा ज्यादातर आपको सारे राजस्थानी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने भाई व्यापार, और इवन ना अंग्रेज अपने उनमें लिखते भी हैं, संधियों के अंदर निकलते हैं, लिखते भी हैं कि अगर किसी को व्यापार सीखना है तो उसको मारवाड़ी लैंग्वेज आनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मारवाड़ी ही लोग हैं ज्यादातर जो व्यापार कर रहे हैं, तो उनसे इंटरेक्शन करोगे तो आपके व्यापार फलेंगे फूलेंगे। इंटरेक्शन करोगे तो उनकी बोलियां बोलनी पड़ेगी, उनकी लैंग्वेज आपको समझ में आनी जरूरी है। ऐसी ऐसी बातें भी अपने बारे में कही गई है। तो काफ़ी सारे व्यापार वगैरह है, मैं क्या बता रहा था, व्यापार वगैरह, व्यापारियों को उठा के ले गए वहां से, ट्रेड रूट्स चेंज कर दिए, इसकी वजह से व्यापार राजस्थान का ठप हुआ। लेकिन व्यापारी अपने साथ में मजदूर थोड़ी लेके जाएगा एक बार के लिए, वो खुद पहले वहां पे सेटल हो जाए, वहां पे ही मजदूर ढूंढ लेगा, है ना। तो इस तरीके से एक तीसरी लाइन और आप लिखेंगे इसके अंदर, नए नए व्यापार
नए व्यापार मार्ग बनने की वजह से, नए व्यापार मार्ग बनने की वजह से, नए व्यापार मार्ग बनने की वजह से राजस्थान के व्यापार में गिरावट आई, राजस्थान के व्यापार में गिरावट आई तथा तथा बेरोजगारी बढ़ी। सिंपल सी बात है, समझ सकते हो। ड्यू टू चेंज इन द ट्रेड रूट्स, ड्यू टू चेंज इन द ट्रेड रूट्स, local trade of Rajasthan reduced and unemployment increased, फिर चौथी लाइन में आप लिखेंगे व्यापारियों को राजस्थान छोड़ने का लालच देके, व्यापारियों को राजस्थान छोड़ने का लालच देके अंग्रेजों ने राजस्थान के मजदूर वर्ग को बेरोजगार कर दिया, जिसकी वजह से लोगों में, जन सामान्य में या लोगों में विद्रोह की भावनाएं उत्पन्न हुई। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे राजस्थानी मर्चेंट्स मूव्ड अवे फ्रॉम राजस्थान ड्यू टू विच workers got unemployed and hence they revolted। ठीक है, अब एक चीज और सुनना, अंग्रेजों को पता है कि सेनाएं तो हमारी है भाई, तो सेना जो होती है, जैसे मोदी जी हैं, भारत के बारे में कितना सोचते हैं। आज की तारीख के अंदर इंडिया के पास में जो फायर पावर है, जो आर्म्ड फोर्सेस है, यानी कि जो युद्ध के लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस हैं, वो दुनिया के टॉप 4 के अंदर आते हैं। टॉप 4 के अंदर इतने शानदार बनाने का क्या रीजन है, क्या मकसद है, क्यों जरूरत पड़ रही है इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की। कभी भी युद्ध हो जाए, जैसे अभी एक रिसेंटली एक युद्ध हुआ था छोटा सा, हालांकि हम युद्ध नहीं चाहते, हम हमारा नुकसान नहीं चाहते, या सामने वाली कंट्री जो है उसके भी घाटा ना हो, इस वजह से उसके अंदर अग्रीमेंट्स हो गए। बाकी चाहे तो अगर वो युद्ध थोड़ा सा और चलता लंबा तो काम खत्म ही था सामने वाले का। खैर जो भी है छोड़ो। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप फौज इंप्लॉय करोगे, वो ज्यादा से ज्यादा आपके काम आएगी, इवन अगर कोई कहीं पे विद्रोही घटनाएं हो रही हो, है ना। अब देखो एक चीज समझना मेरी बात, इतने सारे कारण हो रहे हैं। 1857 की क्रांति ही एक ऐसी चीज है क्या कि जब लोग विद्रोह करेंगे? नहीं, मैंने ऊपर आपको बहुत से विद्रोह के कारण गिना दिए। किसी सामंत का हिस्सा है, किसी की उत्तराधिकार छीन लिया, है ना, इंटरनल मैटर्स में अफेयर करके किसी मंत्री का पद छीन लिया। तो जो अगर सामंत के साथ में छेड़छाड़ करेगा, है ना, आगे देखेंगे भी हम, सामंत के भी कुछ अधिकार वो भी चले गए, क्या छोड़ो। तो सामंतों के पास में भी सेना है, तो वो भी तो लड़ सकते हैं अंग्रेजों से, या रियासत के सामने ही, जैसे जयपुर रियासत है उसके साथ में कोई लड़ाई छेड़ दे, तो अंग्रेजों के पास में सेनाएं और होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए, बढ़िया से होनी चाहिए। तो अंग्रेजों ने क्या किया, और सेनाएं एम्प्लॉय करी। हम आगे देख लेंगे, नाम तो अभी नहीं लिखाएंगे, लेकिन फिर भी ज्यादा सेनाएं एम्प्लॉय करेंगे तो राजा को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो राजा किससे पैसे लेगा? कृषि से लेगा, उद्योग से लेगा, व्यापारियों से लेगा, इन सब से लेगा। राजा के पास तो ये रिसोर्स है, तो और ज्यादा आक्रोश बढ़ेगा। तो ये भी एक आर्थिक रीजन हुआ। तो आप लिखना, राज्य की सुरक्षा के लिए राज्य की सुरक्षा के लिए नई मतलब न्यू, नई सेनाएं स्थापित करी, जिसका 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 आर्थिक भार राजाओं पे डाल दिया गया, जो कि अंततः प्रजा पर ही भारी पड़ता था। समझ में है प्रजा पे भारी क्यों पड़ता है? इंग्लिश में लिखना, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ब्रिटिशर्स यूज्ड टू make more and more forces whose expenses were burdened
burdened burdened on kings which were ultimately burdened on the people of the state। ये वाली चीज आप इसके बारे में लिखेंगे भाई प्लीज। हो गया? ये कुछ रीजन है, इकोनॉमिक रीजंस, ठीक है, ऐसी सी कुछ बातें हैं। फिर उसके बाद में आप प्रशासनिक कारण लिखेंगे, तीसरी आप हेडिंग डालेंगे प्रशासनिक कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज लिख लो भाई, प्रशासनिक कारण। कॉजेज या फिर प्रशासनिक कारण। प्रशासन क्या होता है भाई? कोई भी ऑफिस मान लेते हैं, उसके अंदर कोई भी कार्य संचालन, ऑफिस रहे, ऐसे ऑफिस के सैलरी देनी हो, कचरे वचरे की सफाई देखनी हो, टेबल कुर्सी सही है, सलामत है, या जितनी अमाउंट में चाहिए उतनी है, कंप्यूटर है कि नहीं है, बिल्डिंग का चार्ज, किराया वगैरह सारी चीजें, या जितने भी मामलात संभालने वाली चीज होती है, वो चाहे से कहीं की भी हो, चाहे चाय की दुकान की हो, नाई की दुकान की हो, है ना, या फिर किसी क्लब की हो, कहीं की भी हो, उसको संभालने वाली जो यूनिट होती है ना, वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है। अब पुलिस जो होती है, पुलिस के अंदर जो जितने भी लोग लगे हुए रहते हैं, भले ही वो पुलिस कर्मी हो चाहे से सफाई कर्मी हो, सफाई कर्मियों का जो हेड है, कौन सफाई कर्मियों को संभालता है, वो सारी चीजें उस ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है या प्रशासन कहलाती है। हमारी राजनीति के मामले में हम राजनीतिक प्रशासन देखते हैं, है ना। ऑफिस के मामले में जितने ऑफिस वाले प्रशासन हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, अलग अलग चीजों के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। आपको समझ में आ गया एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आ गया, तो राजा का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभाल रहा है? कहने को मंत्री संभाल रहे हैं, लेकिन अब आज की तारीख में कौन हस्तक्षेप करते हैं? अंग्रेज हस्तक्षेप करते हैं। चलिए जाने दीजिए, वो राजा को तो डर भी लग रहा है कि अगर इससे विद्रोह किया तो ये सेना इसके पास में है, मुझे कहीं हटवा ना दे, तो वो तो कुछ नहीं कह रहा। लेकिन सामंत भी तो है, अलग अलग सामंत है। जैसे मान लेते किसी एरिया में 12 सामंत है, किसी राजा के अंडर में 50 सामंत आते हैं, ये भी तो अपने अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन चला के बैठे हैं। अब देखिए बात क्या शुरू, सामंत क्यों लगाए गए थे? सामंत लगाए गए थे ताकि राजा के खालसा भूमि के अलावा जो भी एरिया है जो राजा का है, उससे क्या लिया जा सके? टैक्स लिया जा सके, रेवेन्यू लिया जा सके, पैसे लिए जा सकते हैं, पैसे लिए जा सके। बाकी क्या कर रहा है सामंत? वहां पे राज कर रहा है, अपनी सेना को पाल रहा है, खुद पल रहा है, खुद का घर भर रहा है। अब ब्रिटिशर्स को ये चीज क्यों जचे? ब्रिटिशर्स को ये चीज क्यों जचे? क्योंकि सामंत जो है उनकी खुद की लड़ाई है ब्रिटिशर्स से, क्योंकि उत्तराधिकार मामलों में भी अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया हुआ है, तो सामंत से ब्रिटिशर्स की बनती नहीं। अब ब्रिटिशर्स की जिससे बनती नहीं, ब्रिटिशर्स को उससे दिक्कत है। ब्रिटिशर्स को सामंत से भी दिक्कत थी। सामंत से जो दिक्कत थी उसका फायदा कैसे उठाते थे? राजाओं को भड़काते थे। यार करता क्या है वो? सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्ट करके आपको देता है, उसका भी सिर्फ एक हिस्सा। अगर इसको बीच में से हटा दिया जाए, हम तो आपसे वैसे ही पैसे नहीं लेते, हम आपसे किस बात के पैसे लेते हैं? सेना के। हम आपसे ये थोड़ी लेंगे कि भाई टैक्स कलेक्ट करके आए तो हम उसके पैसे लेंगे। क्यों ना पॉलिटिकल एजेंट को ही ये समझा दिया जाए कि वहां से जाके कितना टैक्स है वो कलेक्ट वो करके आ जाए, हम आपसे इस चीज के कोई चार्ज नहीं ले रहे। भाई राजा को तो लगेगा यार बढ़िया है, ये तो अंग्रेज अपना वैसे ही दोस्त है, और वो सामंत तो वैसे भी मेरे से खार खा के बैठा है, क्योंकि राजा वो बनना चाहिए था, बन के मैं बैठा हूँ, है ना। तो वो उसकी मानेगा या सामंत की मानेगा? वो तो अंग्रेज की मानेगा, डेफिनेट सी बात है। इससे क्या हुआ? जो सामंतों के विशेषाधिकार थे। कैसे विशेषाधिकार? सामंत एक प्रकार का राजा ही तो है उस एरिया का, छोटा मोटा राजा। अब उसको राजा कोई नहीं कहेगा, चलते फिरते सब उसको छेड़ेंगे, अगर काला है तो काला कहेगा, और कालू क्या हालचाल है ना। क्योंकि वो उसकी चलती नहीं है, टैक्स कोई और वसूल कर रहा है, कि पावर में कमी आएगी, उसकी धाक में कमी आएगी। और जब इस इंसान का आत्मसम्मान घायल होता है ना, यार मेरी ये तौहीन, मैं राजा का ही तो बैठा हूँ वगैरह वगैरह फलानी ढिमकनी चीजें, तो वो क्या करेगा? विद्रोह करेगा। और आप अपन देखेंगे भी 1857 की क्रांति में राजस्थान के रेफरेंस में बहुत सारे सामंत ऐसे हैं जो विद्रोह कर गए, क्योंकि सामंतों से दिक्कत है ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स से दिक्कत है सामंतों को। तो सामंतों के विशेषाधिकार छीन लिए गए, वो जो टैक्स लेते थे उनमें कमियां ला दी गई, तो अब उनके तो दिक्कत होगी भाई, सीधी सी बात है। तो आप लिखना शुरू करेंगे प्रशासनिक कारणों के अंदर, सामंतों के विशेषाधिकार छीन लिए गए। सामंतों के विशेषाधिकार, आप ऐसे लिखना, सामंतों के विशेषाधिकार व
उनके द्वारा लिए जाने वाले कर, उनके द्वारा लिए जाने वाले कर में, उनके द्वारा लिए जाने वाले कर को समाप्त कर दिया गया, जिससे सामंत वर्ग में अंग्रेजों के प्रति काफी आक्रोश उत्पन्न हुआ। अब उनके पास में जो सेनाएं थी, इंग्लिश में भी लिखा दूंगा, डोंट वरी, उनके पास में जो सेनाएं थी, अब ब्रिटिश सामंतों के पास खुद के पास पैसे नहीं आ रहे, तो वो अपनी सेनाओं को कहाँ से पैसे देंगे? वो तो हाथ ही जोड़ेंगे कि भाई जाओ, नहीं संभाल सकता मैं आपको, और आपसे डरेगा भी कौन? आप मेरी सेना हो, जिसकी चलती भी नहीं है, ब्रिटिशर्स की चलती है, तो वो अनएम्प्लॉय होंगे। अब ब्रिटिशर्स बेमतलब के तो एम्प्लॉय करेंगे नहीं। देखो, अब मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था कि अलग अलग सेनाएं वो करते थे, तो लेकिन किस किस को सेना में भर्ती करोगे? आज की तारीख में हमारे बॉर्डर के ऊपर बहुत से सैनिक बैठे हैं, लेकिन क्या सारे ही सैनिक है? क्या मैं सैनिक हूँ, आप सैनिक हो? नहीं हो ना। सबको तो मौके नहीं मिल रहे, जो कई तैयारी करते हैं, कई विफल हो जाते हैं, कईयों के नंबर नहीं आते, है ना। जितनी रिक्वायरमेंट उतनी तो फुलफिल करेंगे ना अंग्रेज, लेकिन उसके बाद में भी तो बच जाएंगे लोग। तो वो सारे जो सामंत वाले सैनिक है वो हो गए अनएम्प्लॉयड, सामंत अनएम्प्लॉयड। अब क्या कर सकते हैं? लड़ाई कर लो बस। तो आप इंग्लिश में पहले वाली लाइन लिखना, स्पेशल राइट्स एंड फर्स्ट लाइन लिखना इसके अंदर, स्पेशल राइट्स एंड टैक्सेस कलेक्टेड बाय फ्यूडल लॉर्ड्स वर एंडेड वर सीज्ड लिख लो, वर स्टॉप्ड लिख लो, कुछ भी लिख लो। ड्यू टू विच they became uncomfortable, hence revolted, है ना। एक लाइन और लिखना है इसके बारे में, सेनाएं भंग कर दी गई थी। मैंने आपको बताया था ना कि सेना के पास में पैसा नहीं देने के लिए, तो सामंतों की सेना बेरोजगार हो गई, सामंतों की सेना बेरोजगार हो गई, जिससे सैनिक आक्रोशित हो गए। इंग्लिश में लिखना, फोर्सेस ऑफ feudal lords got unemployed, hence they also revolted. भाई ये तो थे कुछ बड़े बड़े कारण, है ना। अब कुछ एक छोटे हो रहे वो लिखना। चौथी आप हेडिंग लिखना, मिलिट्री कॉजेज, या फिर सैन्य कारण। देखिए, अंग्रेजों की जितनी भी सेना थी हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर, उसमें ज्यादातर इंडियन थे, हमारे राजस्थानी लोग ही थे, वही भाई भाई हमारे राजस्थान वाले। अब हमारा कॉम्प्लेक्शन मतलब रंग थोड़ा सा डार्क है, या फिर हम अंग्रेजों से काफी भिन्न दिखते हैं चमड़ी के रूप में भी। हमने इसका एग्जाम्पल देखा भी है, छुआछूत जैसी चीजें होती थी, है ना। कलर के लिए अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किए जाते थे। तो वैसे ही क्या होता था, जो सेना तो थी ब्रिटिशर्स की, काम उसमें कर रहे हैं मेवाड़ की रियासत के लोग, प्रजा के लोग, है ना, ये सब लोग। अब उसके अंदर क्या होता था, कुछ एक जो अंग्रेज होते थे सेना के अंदर, उनको तो मिलते थे विशेषाधिकार, पद में उन्नति। जैसे मान लीजिए आप डिजर्विंग हो, आपने बढ़िया से ब्रिटिशर्स की सेना में काम किया है, आपने बढ़िया युद्ध लड़े हैं, जो भी जहाँ पे जरूरत पड़ी आप एकदम बढ़िया से नहा धो के तैयार रहते थे, खाना पानी छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के, ना, बीवी बच्चे त्याग के, सब चीजें करके आप एकदम बढ़िया से, और उम्मीद करते हो कि आपको मिलेगा प्रमोशन। लेकिन आपको क्या कह दिया जाता है कि यार तू तो राजस्थानी, यार तेरे को हाँ भी समझ है, तू थोड़ा सा सीख ले, अभी बच्चा है ना, ऐसे करके आपको बोल दिया जाए। तो वह आपके साथ में एक नस्लीय भेदभाव हुआ, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, या फिर पैसे वैसे देने के मामले में कि यार तुम लोगों की जरूरतें कहाँ है, तुम लोगों को कहाँ समझ है पैसों की, तुम लोगों के इस बार 2000 रुपये बढ़ाए हैं, है ना, जबकि साथ वाले के बढ़ा दिए 10,000, तो आपकी दिक्कत हो जाए। ऐसे कुछ कारण थे जिसकी वजह से क्या हुआ, उस सेना में, जो ब्रिटिशर्स की सेना है, जिसमें कौन काम कर रहे हैं, हमारे राजस्थान के लोग काम कर रहे हैं, या फिर हमारे प्रजा के लोग काम कर रहे हैं, उनके क्या हुआ, विद्रोह की भावना ही नहीं जागेगी। तो आप लिखना इसके अंदर, ब्रिटिशर्स मेड रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस, रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस विद द
with the with the soldiers of with the local soldiers of with the local soldiers of forces with the local soldiers of British forces in terms of post and salary, in terms of post and salary। हिंदी में क्या लिखेंगे? अंग्रेजों द्वारा स्थानीय सैनिकों के साथ, अंग्रेजों द्वारा स्थानीय सैनिकों के साथ पदव्य तनख्वाह लिख लीजिए या फिर पदव्य पैसों के मामले में नस्लीय भेदभाव किया जाता था, नस्लीय भेदभाव किया जाता था। फिर एक और पांचवा रीजन लिखेंगे, साहित्यिक कारण। इसको लिख लेंगे लिटरेरी कॉजेज। क्या है साहित्यिक कारण? एक किसी भी एरिया के अंदर यार कवि भी हो सकते हैं, है ना, किसी को कविता का शौक हो सकता है। इवन अगर कोई सेना के अंदर कोई कवि शामिल हो जाए तो बढ़िया से अपनी कविताओं के माध्यम से भड़का सकता है। ऐसे सारे प्रजा के लोग जिनको साहित्य लिखना आता है, कविताएं लिखनी आती है, कहानियां लिखनी आती है, या फिर कोई बुक लिखनी आती है, या कोई भी आर्टिकल लिखना आता है, और अगर वो अंग्रेजों से परेशान है तो वो तो बढ़िया से अपने उस माध्यम से समझा सकता है बढ़िया से। हम आगे देखेंगे केसरी सिंह बारट, ये जो चेतावनी चुंगटिया करके ऐसे, है ना, राजा को ऐसे ऐसे वो लिखे गए कि भाई तू अगर दिल्ली दरबार ज्वाइन करेगा तो तेरी क्या औकात है, ये वो, मतलब एक तरीके से बेइज्जती वाली फॉर्म में नहीं, बट एकदम बढ़िया से कटाक्ष करे। तो वो राजा जो है, मेवाड़ के राजा जो है, वो उसके अंदर जाते नहीं है, दिल्ली दरबार को ज्वाइन नहीं करते हैं। तो काफी ताकत होती है, जोशीली जो बातें होती है ना कविताओं के अंदर, कोट जो होते हैं ना, कोट लेख कह दो, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, कोट जो होते हैं उनमें काफी पावर होती है। ऐसे कई लोग स्टेटस भी तो लगाते हैं सुबह सुबह उठते ही, है ना, हमारी पीठ पीछे बुराई करने वालों, हमें सब पता होता है आपके बारे में, ये यानी कौन से ऐसे जज्बात भर जाते हैं उनके अंदर जो ऐसी चीजें वो लगाते हैं। फिर छोड़ो, एक बार के लिए, क्लास ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। तो साहित्यिक कारण के अंदर क्या रहेगा कि कुछ ऐसे लोग थे हमारे राजस्थानी के, जैसे एक दो एग्जांपल लिखा दूंगा, बाकी आगे जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे तब हम ढंग से पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे। उन्होंने क्या किया, ऐसे लिटरेचर लिखे, ऐसे साहित्य लिखे, ऐसी कविताएं लिखी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जन सामान्य के अंदर एकदम बढ़िया जोश आ गया कि यार ऐसी ऐसी बातें लिखी गई है। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा आपको मैं, सूर्यमल मिशन करके है, उन्होंने वीर सतसई लिखी थी। वीर सतसई, सतसई का मतलब होता है 700, सत का मतलब 7 और सही का मतलब 100, सतसई ना। उसके अंदर क्या है, हमारे जो वीर रहे हैं, जो राजा महाराजा रहे हैं, बढ़िया से शूरवीर रहे, उनकी बढ़िया बढ़िया बढ़ाइयाँ लिखी हुई है मारवाड़ी के अंदर, है ना, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर। तो ऐसी चीजें सुने, आपको बोल दे यार ऐसे महाराणा प्रताप के अंडर में आपके वंशज काम करते थे, ऐसे उनके लिए बलिदान देने के लिए तैयार थे, आज आप अंग्रेजों की गुलामी सह रहे हैं। तो खून नहीं खुल जाएगा यार कि अपने को अपने कोई माँ बाप के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देना, तो अपने को वैसे ही ऐसे हो जाता कि यार इसकी तो हलच पतली कर दूं, है ना। तो अपने वंशजों के बारे में अगर कोई बात करे ऐसे कि भाई ये ऐसे शूरवीर थे और आप ऐसे नालायक नपुंसक व्यवहार आप कैसे कर सकते हो, तो ईगो भी हर्ट हो जाए और साथ साथ में बात भी सही लगे कि हाँ यार, जब मेरे दादा परदादा ऐसे थे तो मैं ऐसे कैसे रह सकता हूँ। होंगी ऐसी चीजें। तो आप साहित्यिक कारण के बारे में लिखना। हमारे साहित्य हमारे साहित्यिक विद्वान अपने लेख में अनेक ऐसी बातें लिखते थे जो जन सामान्य को देशभक्ति से भरने वाली हुआ करती थी, जो जन सामान्य को देशभक्ति से भरने वाली हुआ करती थी। our scholars used to write motivational literatures to encourage the
इंडियंस, एनकरेज द इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ऐसे करके लिख लो। एग्जाम्पल्स के अंदर आप राजस्थानी वाले लिख सकते हैं, जैसे कि बांकी दास जी करके एक हुआ करते थे, जोधपुर से बांकी दास जी, इन्होंने जो लिखी थी उसका नाम है आयो अंग्रेज, इंग्लिश वाले भी ये लिख लो, मुल्क रे ऊपर, मुल्क मतलब अपनी जो है जगह जमीन ऊपर, यानी कि अंग्रेज अपने मुल्क के ऊपर आया है और आप उसको बर्दाश्त कर रहे हो। कैसे कैसे आपके घर में कोई अचानक से बिना मतलब का आके रहने लग जाए तो आप उसको रहने दोगे क्या कि नहीं यार रह ले कोई दिक्कत नहीं यार, तेरे को जानते ही तो नहीं है तू कौन है, अच्छा 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 तू तो हमारे साथ में बदतमीजी तो कर रहा है, तू तो हमारे साथ में मारपीट तो कर रहा है, ले क्या फर्क पड़ता है, ये कमरा ले, ये फ्रीज ले, ये सब कुछ ले, बढ़िया से इसी में सो मजे कर, ऐसे करोगे क्या? नहीं ना। तो ऐसी अगर बातें आपको कोई पिन चुभो के कहे कि यार तू कैसा है, तू ऐसे ऐसे चीजें बर्दाश्त कर रहा है, अंग्रेज हमारे मुल्क के ऊपर आ गए, तो सेकंड चीज आप लिखेंगे सूर्यमल मिशन वाला भी लिख लो। इनकी जो बुक थी उसका नाम क्या है, वीर सतसई, 700 दोहे, ये सब है भाई लिटरेरी कॉजेज, तो आपको लिटरेरी कॉजेज भी लिखने हैं। 5 नंबर पे था ना लिटरेरी कॉजेज। फिर उसके बाद में एक चीज लास्ट और देख लेते हैं वो है सोशियो रिलीजियस कॉजेज। सामाजिक व धार्मिक कारण, ठीक है। सामाजिक व धार्मिक कारण क्या हो सकते हैं? धार्मिक चीजें, धर्म से रिलेटेड कोई कारण होंगे उसको धार्मिक, पहले धर्म वाली बात कर लेते हैं। अब देखिए एक चीज समझना मेरी बात, हिंदू धर्म के अंदर कितने 36 करोड़ देवी देवताएं हैं, है ना। मुस्लिम जो धर्म है उसके अंदर अल्लाह को मानते हैं, इसके अलावा वो किसी को वैसे एज ए भगवान नहीं मानते, उनके मैसेंजर्स जरूर हैं, नबी नबी साहब वगैरह ये सब, तो उनका अलग तरीका है धर्म को मानने का, या जो भगवान है उनको मानने का हिंदुओं का अलग तरीका है, अंग्रेजों का एकदम ही अलग तरीका है, उनके अकॉर्डिंग जीसस है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ी जाती है ऐसी चीज जिसको बोलते हैं रेनेसा, है ना। उस रेनेसा के अंदर क्या हुआ था, काफी धार्मिक सुधार भी हुए थे, धार्मिक चेंज भी, है ना। कैथोलिक जो ब्रिटिशर्स होते हैं, सॉरी क्रिश्चियंस होते हैं, वो अलग थे, है ना, और उन्होंने काफी ज्यादा अराजकता फैलाई, अपने जो धर्म के बारे में प्रचार प्रसार काफी ज्यादा करे। और उन्होंने क्या किया, जब ये अंग्रेज यहाँ पे आए थे ट्रिपल जी के लिए, गोल्ड गॉड एंड ग्लोरी एंड गॉड, तो गॉड वाली जो बात आती है उसमें इन्होंने अपने वालों की तो करी बढ़ाई, है ना, भर भर के बढ़ाई करी। और हिंदू धर्म है उनके मजाक उड़ाए कि देखो आपके तो भगवान ऐसे हैं, किसी के ना गणेश जी के तो हाथी का मुंह है, ऐसे थोड़ी होता है भगवान, मतलब डिसरिस्पेक्टफुल वे के अंदर इनको अगर ऐसी बातें करेंगे तो इनको कहाँ पता कि रिलीजियस रीजन क्या इसके पीछे, कौन से ऐसे तर्क वितर्क दिए गए हैं अल्लाह के बारे में या भगवान के बारे में, जो ये तो बोलते थे कि आपके तो ऐसे है, देखो आप तो सिर्फ अल्लाह को मानते हो, है ना, अब मस्जिदों में जाके अजान देते हो, आपकी तो कोई मूर्ति नहीं है, देखो हमारे चर्च में जाके देखो, हम तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, अपनी बड़ाई करना और दूसरों को नीचा दिखाना, ये सब काम करते थे ये धार्मिक कारणों के अंदर। ये तो ये चीज होगी। फिर सामाजिक कारण क्या हो सकते हैं? सामाजिक कारण क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे कोई सोशल कस्टम्स है, जैसे सती प्रथा है, इन जनरल ये गलत है ना, कि घर की आदमी की मृत्यु हो गई तो उसके चक्कर में औरत को जिंदा जलना पड़ेगा। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि जो आग में जल की मृत्यु होती है वो सबसे पीड़ादायक होती है, सबसे ज्यादा पीड़ादायक। तो ऐसी चीज भारत की महिलाएं जो है फेस करती थी, और करती भी थी, अपने मन से करती थी, अपने पतियों के लिए, किसी के साथ जबरदस्ती की जाती थी। और हम मिडाइवल हिस्ट्री में देखेंगे कि इतनी ज्यादा भी सती प्रथा थी नहीं भाई, कहने को थी। कई ऐसी ऐसी रानियां भी हुई हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान जो है, उनकी भी माता जो थी वो तो सती नहीं हुई उनके पिता के मरने के बावजूद भी, जबकि वो तो रानी है। रानी जैसा समाज के अंदर संदेश देगी वैसा ही तो लोग फॉलो करेंगे। जब वो सती प्रथा का पालन नहीं कर रही है उनके पति की मृत्यु के बाद में भी, तो क्यों ही वहां की प्रजा करेगी? तो वहां के लोग भी नहीं ऐसे नहीं करते थे, बट करते भी थे, दोनों सी बात है। तो जो करते थे उनसे ब्रिटिशर्स को दिक्कत है कि यार ये क्या क्या बचपन है, ये क्या बकवास है, पति मर गया तो उसके साथ में पत्नी भी बैठ गई गोद में, मतलब ऐसे करके वो जो भी है, उस चीज से हमारे लोगों को दिक्कत हो गई कि भाई हमारी लुगाई, हमारे घर की बेटी, हम जलाएं करें मारे कुटे, तुम्हें क्या,
वही बात है कि घर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करोगे ना तो आप नहीं सहोगे। हालांकि उन्होंने सही बात ही समझाई, गलत क्या समझाया। बाल विवाह ले लो। वो देखते हैं यार ये ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहे, पैंट इसकी सम नहीं रही, इससे इसकी शादी तुम करा रहे हो, इतना सा तो ये है। पापा पापा चिल्ला रहा है, रो रहा है बिना मतलब में, इसको आप फेरे दिला रहे हो, है डर लग रहा है इसको आग से, इतने सारे लोग आप ऐसे तालियां बजा रहे हो, कर रहे हो, इसकी शादी करा रहे हो। क्या है ये, इतनी सी एज में शादी कर लेगा, जब ये किशोरावस्था लेगा तब इसको समझ में आ जाएगा, और ये इतने सारे बच्चे पैदा कर देगा। ये क्या क्या है, ये क्या बकवास है। शादी की एक फिक्स उम्र होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। मान के चलना बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं, बाल विवाह से रिलेटेड जो बात है ना उस पर खुद भड़क गए थे कि यार आप कौन होते हो हमें हमारी ये एज बताने वाले। आप बताओगे क्या मेरा लाला कब शादी करेगा कब नहीं करेगा। अब अगर मैं इसकी शादी नहीं कराऊंगा 5 साल की उम्र के अंदर, तो ये इसका जो दोस्त है साथ में इसके स्कूल जाता है, ये इसको इसका दोस्त चिढ़ाएगा कि मेरे तो लुगाई भी है, तेरे तो लुगाई नहीं है, मैं तो नहीं देख सकता मेरे बच्चे को रोता हो, मेरे को भी बहू चाहिए, हमारे घर में भी शादी हो, ये हो, बढ़िया मोटा पैसा है, दहेज आए, ऐसा क्या। तो ऐसी सारी काफ़ी सारी चीज़ें समझाया करते थे अंग्रेज हमें, लेकिन हमें समझ में नहीं आती थी और हमें बुरा लगता था। बुरा लगता था तो ऐसे सामाजिक कारण भी थे यार कि क्या है यार, मैं मेरी बहू है उसको जलने के लिए कह रहा हूँ यार, मेरा बेटा मर गया है तो मेरी बहू सती नहीं होगी क्या उसके साथ में, जलना पड़ेगा उसको। तो तू कौन होता है बताने वाला, अंग्रेज कौन होते हैं बताने वाले, या फिर मैं मेरे पोते की शादी कराऊं, मेरे मरने से पहले पहले मेरा 3 साल का पोता है उसकी शादी हो जाए, तो तुम्हारे क्या दिक्कत है, मैं मेरी जिंदगी भी सुख चैन से नहीं जीऊँ क्या। तू अंग्रेज कहाँ का अंग्रेज, तेरे घर जा। जब हमें हमारा राजा ही कुछ नहीं कह रहा, हमें कोई दिक्कत ही नहीं इन चीज़ों से, सारे लोग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं करूँ। ऐसी चीज़ों से हम भड़कते थे भाई, और धार्मिक कारण थे ही थे। तो आप इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे, पहली चीज़ लिखेंगे सामाजिक परंपराओं में अंग्रेजों के हस्तक्षेप। सामाजिक परंपराओं में अंग्रेजों के हस्तक्षेप जन सामान्य को सही नहीं लगते थे। इंटरफेरेंस इन द सोशल कस्टम्स वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द लोकल्स। इंटरनल सॉरी interference in the social customs were not accepted by the locals। सेकंड लिखना, एक चीज होती है भाई, जो धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो अंग्रेजों की जो टुकड़ी थी उसको बोलते हैं मिशनरीज। जो मिशन पे निकली है उनको कहते हैं मिशनरीज। क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार फैलाएगी थी, इसलिए इसको क्या कहेंगे, क्रिश्चियन मिशनरीज। तो जो क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो धर्म का प्रचार प्रसार करती थी और हिंदू धर्म का मजाक उड़ाती थी, मुस्लिम धर्म का मजाक उड़ाती थी, जबकि हम आसानी से आराम से अपने रह रहे थे। ईद पे हम खीर खाते थे, दीपावली पे हम उनको बढ़िया बढ़िया पकवान दे के आते थे, है ना। वो हमें दीपावली की शुभकामनाएं देते थे, हम उनको ईद मुबारक कहते थे। लेकिन इनकी दिक्कत हो गई, दोनों को यही समझाया कि यार जो सही धर्म है ना वो क्रिश्चियन धर्म है, यीशु मसीह की जय जयकारे लगाओ आप। ऐसे काफ़ी कन्वर्टेड हैं भी है, इंडिया में आज भी रह रहे हैं जो क्रिश्चियन धर्म के अंदर रूपांतरित हो गए थे और अब वो क्रिश्चियन ईसाई धर्म को ही मानते हैं। खैर धर्म जो है वो सबकी अपनी अपनी वो आस्था है, इसमें वो माने, उससे हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम कैसे हैं, भले ही मैं इस्लाम धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं भले हिंदू धर्म से या किस क्रिश्चियन धर्म से, हर एक धर्म का वास्तविक जो मैसेज है ना वो है इंसानियत। पहली चीज, सही तरीके से दूसरे को हार्म पहुंचाए बिना आप अपने परवरदिगार की पूजा करें, अर्चना करें, उसमें आस्था रखें। भले उसके लिए आप ऐसे हाथ करके करें या ऐसे करें, कैसे भी करें, या घुटने टेक के करें, भगवान को माने, अपने परवरदिगार को माने, दूसरों से नफरत किए बिना। अगर मैं हिंदू हूँ या सामने कोई मुसलमान है, या मैं मुसलमान हूँ सामने कोई हिंदू है, वो अगर हिंदू धर्म की पालना कर रहा है तो मुझे उससे चिढ़ नहीं होनी चाहिए। मुझे सिर्फ इतना होना चाहिए कि मैं मेरे इस्लाम का बहुत अच्छे से पालन कर रहा हूँ, मैं 5 टाइम की नमाज अदा करता हूँ, मैं सारे पाक काम करता हूँ, मैं जो होता है ना गैर हिंदू गैर मुस्लिम भी है उनकी भी मैं मदद ही करता हूँ, मदद के ही भाव रखता हूँ, इसी से मेरे अल्लाह जो है वो खुश होंगे। या फिर कोई भी और दूसरे धर्म का है उसको दूसरे धर्म से नफरत नहीं करनी चाहिए। अगर वो किसी दूसरे धर्म में आस्था रख रहा है, चलो भले ही वो गलत होगा, लेकिन वो गलत आचरण नहीं कर रहा है तो क्या दिक्कत है। तो ऐसी सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए, हमें भी समझदार रहना चाहिए, ऐसी सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। खैर जो भी है, क्रिश्चियन मिशनरीज की बातें कर रहे थे। क्रिश्चियन मिशनरीज क्या है, ऐसे मिशन पे आए हुए लोग जो क्रिश्चियन धर्म की प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक है। तो हिंदी में भी क्रिश्चियन मिशनरीज ही लिखेंगे इनको आप, ईसाई मिशनरीज, है ना। ईसाई मिशनरीज हिंदू
वह मुस्लिम धर्म का मजाक उड़ाते थे तथा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, जिससे हिंदू व मुस्लिम लोगों के अंदर आक्रोश की भावनाएं थी। लिखना, और ब्रैकेट में जैसे ट्रिपल जी वाली बात यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, गोल्ड गोल्ड एंड ग्लोरी। Christian missionaries used to make fun of Hindu and Islam religion, and used to promote Christian religion। ठीक है, अब एक 7वीं हेडिंग और आप डाल देंगे। 7वीं हेडिंग आप क्या डाल देंगे, वो लिखेंगे इमीडिएट कॉजेज। हिंदी में आप लिखेंगे तात्कालिक कारण। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको स्टोरी समझ में आई क्या? हिस्ट्री पढ़ने का देखो थोड़ा सा अलग तरीका होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई नोवेल सजेस्ट कर रहा हूँ, है ना, कि यार ये फलानी चीज़ पढ़िए, इसके अंदर देखिए जो घर का नौकर है यही आखिर में कातिल निकलता है। तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे? एज ए स्टोरी तो पढ़ेंगे। फिर आप उसमें से याद क्या रखेंगे? मोटा मोटी चीज़ें, कैसे से हुआ था ना, मालिक जो था वो सोया हुआ था क्योंकि मालिक सारे दिन लात मारता था नौकर के, तू चाय थोड़ी सी मीठी कम बनाता है, तू फीकी बनाता है, तू बर्तन ढंग से साफ नहीं करता है, या फिर तू झाड़ू पोछे ढंग से नहीं लगाता है, हर चीज़ में आनाकानी, फेर दिया गले पे चाकू। तो ऐसे करके आपको स्टोरी में पता चलता है। वैसे ही हिस्ट्री की जो चीज़ें बताई जाती है ना, इसी तरीके से समझाई जाती है। और हम कोशिश करेंगे कम से कम समय खो के हम सारी चीज़ें समझें और ढंग से हमारे कंसेप्ट बिल्ड हों, थोड़े से हम कनेक्ट कर पाए एक एक लाइन को। लेकिन साथ में आपको क्या याद करने पड़ेंगे? फैक्ट्स, कि जैसे 1806 के अंदर धौलपुर बना, 1817 के अंदर फलाना बना, और 38 के अंदर फलाना बना, ऐसी चीज़ें। या फिर ये सूर्यमल मिशन आपके सामने है, इनकी बुक का क्या नाम है, ये सारी चीज़ें साथ साथ में याद और करनी पड़ती है। इसी का नाम है हिस्ट्री। हम बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे हिस्ट्री पढ़ने की। आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए बढ़िया से। आपके कोई भी डाउट्स हो तो पूछते रहिए भाई, ग्रुप के अंदर आप ही के लिए वो ग्रुप है, द लिंचपिन अकेडमी, टेलीग्राम पे ये ग्रुप है, और उसमें जुड़िए और बढ़िया से अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो अभी के लिए तो धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।